नमस्कार। अक्सर हम देखते हैं कि कहीं कोई बड़ी भीड़ जमा हो जाती है तो उसे पुलिस कैसे संभालती है। क्या उनके पास कोई तय नियम होते हैं या वो बस सिचुएशन के हिसाब से काम करते हैं? आज हम इसी नए कानून की परतों को खोलेंगे और समझेंगे कि अधिकारियों के लिए असल में नियम क्या है। तो सबसे बड़ा और अहम सवाल यही उठता है, वो कौन सी परिस्थितियां हैं जब पुलिस या अधिकारी किसी भीड़ को हटाने के लिए बल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे अधिकारों से सीधा जुड़ा हुआ मामला है। तो इस सवाल का जवाब हमें मिलता है एक नए कानून में, जिसका नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और खास तौर पे इसका सेक्शन 148। चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि ये कहता क्या है। सबसे पहली बात, ये कानून हर तरह की भीड़ पर लागू नहीं होता। ये खास तौर पर दो तरह के जमावड़ों पर फोकस करता है। पहला, जिसे कानून की भाषा में गैर कानूनी सभा या अनलॉफुल असेंबली कहा जाता है, और दूसरा, कोई भी ऐसी सभा जहां 5 या उससे ज्यादा लोग जमा हों और ऐसा लगे कि उनसे शांति भंग हो सकती है। जी हां, सिर्फ 5 लोग। अच्छा, तो मान लीजिए कि ऐसी कोई भीड़ जमा हो जाती है, तो अधिकारियों का पहला कदम क्या होगा? देखिए, कानून इस बारे में एकदम साफ है। उनका पहला काम बल का इस्तेमाल करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उस सभा को शांति से हट जाने का आदेश देना है। लेकिन यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है, ये आदेश आखिर दे कौन सकता है? क्या कोई भी पुलिस वाला आकर भीड़ को हटने के लिए कह सकता है? चलिए देखते हैं कि कानून में अधिकार किसे दिया गया है। देखिए, कानून ने यहाँ हर किसी को ये अधिकार नहीं दिया है। सिर्फ 3 तरह के अधिकारी ही ये आदेश दे सकते हैं। एक तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, दूसरा उस इलाके के पुलिस स्टेशन का इंचार्ज, या फिर अगर वो मौजूद नहीं है तो कम से कम सब इंस्पेक्टर रैंक का कोई अधिकारी। और बस जैसे ही इन अधिकारियों में से कोई एक कानूनी तौर पर आदेश देता है, सारी जिम्मेदारी भीड़ में शामिल लोगों पर आ जाती है। कानून कहता है कि ये उनका कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी है कि वे उस आदेश को माने और शांति से वहां से हट जाएं। पर क्या हो अगर लोग आदेश को न माने, अगर वो हटने से इनकार कर दें? यहीं से बल प्रयोग की बात शुरू होती है। लेकिन ये इतना भी सीधा नहीं है। इसके लिए भी एक तयशुदा प्रक्रिया है जिसका पालन करना ही होगा। तो प्रक्रिया कुछ इस तरह से है। स्टेप 1, आदेश दिया जाता है। स्टेप 2, लोग आदेश नहीं मानते या साफ साफ दिखाते हैं कि वो नहीं हटेंगे। सिर्फ और सिर्फ तभी आता है स्टेप 3, जब अधिकारी बल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्टेप 4 ये भी कहता है कि वे लोगों को गिरफ्तार करने में किसी की भी मदद ले सकते हैं। यहां एक और खास बात है, कानून एक शब्द का इस्तेमाल करता है, सिविल फोर्स, यानी नागरिक बल। इसका मतलब है कि भीड़ को हटाने के लिए जो बल इस्तेमाल होगा वो बिना हथियारों वाला होना चाहिए, जैसे कि लाठीचार्ज या पानी की बौछार, लेकिन बंदूकें नहीं। तो सिविल फोर्स का इस्तेमाल हो तो सकता है, लेकिन क्या कोई भी अधिकारी अपनी मर्जी से इसका फैसला ले सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर एक बहुत जरूरी नंबर सामने आता है, एक संख्या जो सब कुछ तय करती है, और वो है 3। जी हां, 3। ये 3 वो जरूरी शर्तें हैं जिनका पूरा होना बल प्रयोग से पहले लाजमी है। इन्हें एक तरह का सेफ्टी लॉक समझ सकते हैं, ताकि ताकत का गलत इस्तेमाल ना हो सके। तो ये रहीं वो 3 शर्तें। पहली, जमा हुई भीड़ का गैर कानूनी होना जरूरी है। दूसरी, उस भीड़ को एक अधिकृत अधिकारी द्वारा हटने का आदेश दिया जा चुका हो। और तीसरी, सबसे जरूरी, लोगों ने उस आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया हो। मतलब ये बात एकदम साफ है, जब तक ये तीनों शर्तें एक साथ पूरी नहीं होती, तब तक सिविल फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर इनमें से एक भी शर्त गायब है तो बल का इस्तेमाल गैर कानूनी माना जाएगा। तो कुल मिलाकर इससे हमें क्या समझ आता है? यही कि ये कानून अधिकारियों को मनमानी करने की खुली छूट नहीं देता। उन्हें एक तय कानूनी प्रक्रिया का, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का पालन करना ही होगा। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या ये कानूनी प्रक्रिया समाज में व्यवस्था बनाए रखने और लोगों की आज़ादी के बीच एक सही संतुलन बनाती है, या ये किसी एक तरफ ज्यादा झुकी हुई है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। नमस्कार। देखिए, कभी कभी ना हालात ऐसे बन जाते हैं कि पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए आर्म्ड फोर्सेस को बुलाना पड़ता है। पर सवाल ये है कि ये फैसला लेता कौन है और इसके नियम क्या हैं। आज हम इसी को समझने वाले हैं धारा 149 के जरिए। यही वो कानून है जो इन सारे जरूरी सवालों का जवाब देता है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर वो कौन सी खास परिस्थितियां हैं जब एक भीड़ को तितर बितर करने के लिए
सेना को बुलाने की नौबत आ जाती है। चलिए इसी को समझते हैं। सबसे पहली बात ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कानून सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में ही लागू होता है, जब हालात वाकई में काबू से बाहर हो चुके हों। तो देखिए, कानून इस बारे में एकदम क्रिस्टल क्लियर है। आर्म्ड फोर्सेस का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है जब दो शर्तें एक साथ पूरी हों। पहली शर्त, जब भीड़ को किसी भी और तरीके से कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाए। और दूसरी शर्त, उस भीड़ से सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मसला ना हो, बल्कि पब्लिक सिक्योरिटी को एक गंभीर खतरा पैदा हो गया हो। तो ये समझना जरूरी है, ये आखिरी हथियार है, पहला नहीं। अच्छा, अब अगला सवाल ये है कि इतना बड़ा, इतना जरूरी फैसला ये लेने का अधिकार आखिर है किसके पास? अब ये बहुत दिलचस्प है। ये पावर किसी मिलिट्री ऑफिसर के पास नहीं, बल्कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। और ये डेमोक्रेसी में एक बहुत ही जरूरी बैलेंस है। ये फैसला या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ले सकते हैं या फिर उनके द्वारा ऑथराइज्ड कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। और हाँ, एक और जरूरी बात, मौके पर मौजूद जो भी सबसे सीनियर रैंक का मजिस्ट्रेट होगा ना, आखिरी फैसला उसी का माना जाएगा। तो ठीक है, एक बार ये तय हो गया कि आर्म्ड फोर्सेस की जरूरत है, तो फिर उन्हें बुलाया कैसे जाता है? इसका भी एक पूरा सेट प्रोसेस है। ये प्रोसेस बहुत सीधा और साफ है। स्टेप 1, मजिस्ट्रेट ये तय करते हैं कि पब्लिक सिक्योरिटी के लिए आर्म्ड फोर्स अब जरूरी हो गई है। स्टेप 2, वो आर्म्ड फोर्सेस के किसी ऑफिसर को भीड़ को हटाने का आदेश देते हैं। और स्टेप 3, कानून के मुताबिक आर्म्ड फोर्स के उस ऑफिसर को वो आदेश मानना ही होगा, ये अनिवार्य है। लेकिन आदेश मानने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि शक्ति का इस्तेमाल कैसे भी किया जा सकता है। एक बार तैनात होने के बाद आर्म्ड फोर्सेस पर बहुत ही सख्त लिमिटेशंस लगाई गई हैं। और यही बात इस कानून का दिल है। कानून साफ साफ कहता है, उतने ही कम बल का प्रयोग करें और व्यक्ति और संपत्ति को उतनी ही कम क्षति पहुंचाएं। इसका मतलब संयम बरतना सिर्फ कोई सलाह नहीं है, बल्कि एक कानूनी जरूरत है। तो यहाँ पर ऑफिसर की दोहरी जिम्मेदारी साफ दिखती है। एक तरफ तो उनका काम है भीड़ को हटाना और अगर जरूरत पड़े तो गिरफ्तारियां करना, लेकिन उसी वक्त दूसरी तरफ उन्हें ये पक्का करना है कि इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम बल का इस्तेमाल हो और कम से कम नुकसान हो। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है जिसे बनाए रखना ही होगा। और अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर। अगर इन नियमों को तोड़ा गया तो क्या होगा? इसकी जवाबदेही किसकी होगी? चलिए एक सिचुएशन सोचते हैं। मान लीजिए कि फायरिंग हो जाती है, लेकिन उसके लिए किसी कॉम्पिटेंट सिविल अथॉरिटी से कानूनी आदेश लिया ही नहीं गया था। तब क्या होगा? यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग लीगल प्रिंसिपल काम करता है, जिसे कहते हैं विकैरियस लायबिलिटी, या हिंदी में कहें तो प्रतिनिधिक दायित्व। अब इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि किसी एक की गैर कानूनी हरकत के लिए किसी दूसरे को जिम्मेदार ठहराया जाता है। और हमारे इस केस में वो दूसरा पक्ष कौन है? वो है राज्य सरकार। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी की चेन है, ये एकदम साफ है। अगर बिना कानूनी आदेश के फायरिंग हुई और उसमें किसी की जान चली गई, तो जिम्मेदार पार्टी राज्य सरकार होगी। और इसका नतीजा, सरकार को मृतक के परिवार को मुआवजा देना ही पड़ेगा। तो ये सारी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। कोई भी कानून देश की सुरक्षा और एक इंसान के अधिकारों के बीच वो बैलेंस कैसे बनाता है, और वो महीन सी रेखा आखिर खींची कहाँ जानी चाहिए, इस पर सोचना बहुत जरूरी है। नमस्कार। कभी ये सोचा है कि वो कौन सी सिचुएशन होती है जब एक बेकाबू भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस को आना पड़ता है? मतलब वो कब और कैसे एक्शन ले सकते हैं? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे एक नए कानून सेक्शन 150 के जरिए। तो सवाल सीधा सा है, आखिर वो कौन सी खास परिस्थितियां हैं, वो कौन सी शर्तें हैं जिनके तहत आर्म्ड फोर्सेस को ये पावर मिलती है कि वो किसी भीड़ को हटा सके? चलिए इस कानून की बारीकियों को समझते हैं। ये जो पावर है, ये आती है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से, और हम खास तौर पर देखने वाले हैं इसके सेक्शन 150 को, जिसे समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के चैप्टर में रखा गया है। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ये कानून रोजमर्रा के छोटे मोटे प्रोटेस्ट के लिए बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये बनाया गया है बहुत ही खास, बहुत ही गंभीर सिचुएशंस के लिए। मतलब जब पब्लिक सिक्योरिटी पर सच में कोई बड़ा खतरा हो। तो सवाल उठता है कि इस पावर का इस्तेमाल आखिर कब किया जा सकता है? इसके लिए दो बहुत ही खास शर्तें हैं, और मजे की बात यह है कि दोनों का एक साथ पूरा होना जरूरी है।
इन्हें हम ट्रिगर्स भी कह सकते हैं। इसे ना एक टू की सिस्टम जैसा समझिए। जैसे किसी सेफ को खोलने के लिए 2 चाबियों की जरूरत होती है, वैसे ही इस पावर को अनलॉक करने के लिए 2 शर्तें हैं। पहली शर्त, जो भीड़ जमा है उससे पब्लिक सेफ्टी को वाकई में मतलब साफ साफ खतरा होना चाहिए। और दूसरी शर्त, उस वक्त किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से कांटेक्ट करना इम्पॉसिबल हो, मतलब उनसे बात ही ना हो पा रही हो। जब तक ये दोनों शर्तें एक साथ पूरी नहीं होती, इस पावर को यूज नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये है कि ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आखिर है कौन? आसान भाषा में समझें तो ये जिले के सीनियर सिविल ऑफिसर होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मतलब एसडीएम। इनका काम मिलिट्री से अलग होता है। ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं। और एक्शन लेने का ऑर्डर कौन देगा? क्या कोई भी सैनिक दे सकता है? नहीं, ये अधिकार हर किसी को नहीं है। ये पावर सिर्फ एक सीनियर, कमीशन्ड या गैजेटेड ऑफिसर के पास ही होती है, मतलब वो ऑफिसर जो उस टुकड़ी को लीड कर रहा हो। ठीक है, तो मान लेते हैं कि दोनों शर्तें पूरी हो गईं। पब्लिक सेफ्टी को खतरा भी है और मजिस्ट्रेट से कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा। तो फिर उस ऑफिसर के पास क्या पावर्स होती हैं? वो क्या-क्या एक्शन ले सकता है? आइए देखते हैं। कानून के हिसाब से उस ऑफिसर को 3 खास तरह के एक्शन लेने का अधिकार मिलता है। पहला, वो उस भीड़ को तितर-बितर कर सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं। दूसरा, उस भीड़ में शामिल लोगों को अरेस्ट कर सकते हैं। और तीसरा, जरूरत पड़ने पर उन्हें हिरासत में भी ले सकते हैं। तो इन सभी एक्शंस का लीगल मकसद क्या है? बिल्कुल साफ है, उस गैर कानूनी जमावड़े को हटाना और उसमें शामिल लोगों पर कानून के हिसाब से एक्शन लेना, ताकि सिचुएशन को वापस नॉर्मल किया जा सके। यही इस पावर का कानूनी बेसिस है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस कानून में एक बहुत ही जरूरी सेफ्टी मैकेनिज्म भी है। कह सकते हैं एक सेफ्टी स्विच है। और ये इसलिए है ताकि आर्म्ड फोर्सेस को दी गई ये पावर अनकंट्रोल्ड न हो जाए। ऑफिसर को जो पावर मिली है वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्पररी है। हालात बदल सकते हैं और जैसे ही हालात बदलते हैं, नियम भी बदल जाते हैं। कानून इस बारे में एकदम क्लियर है। उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर एक्शन के दौरान किसी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से कांटेक्ट करना पॉसिबल हो जाता है, तो उस ऑफिसर को फौरन उनसे संपर्क करना होगा। और फिर आता है सबसे क्रूशियल पार्ट, और उसके बाद से वो ऑफिसर मैजिस्ट्रेट के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा कि एक्शन को जारी रखना है या नहीं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है। जैसे ही कांटेक्ट हुआ, कमांड वापस सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में चली जाती है। तो यहाँ पर जो चेन ऑफ कमांड है, उसमें एक साफ शिफ्ट दिखता है। जब तक कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, फैसला आर्म्ड फोर्सेस का ऑफिसर ले रहा है। लेकिन जैसे ही मजिस्ट्रेट से संपर्क हो गया, फाइनल डिसीजन लेने की पावर वापस मजिस्ट्रेट के पास आ जाती है। तो इस पूरे कानून का सार क्या है? बॉटम लाइन ये है, ये एक इमरजेंसी सिचुएशन के लिए दी गई टेम्पररी पावर है, लेकिन इसमें एक बिल्ट इन ओवरराइड स्विच भी है। ये स्विच ये पक्का करता है कि जैसे ही मौका मिले, फाइनल अथॉरिटी हमेशा सिविलियन लीडरशिप यानी नागरिक प्रशासन के पास ही वापस आ जाए। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि क्या ये कानून पावर और जवाबदेही के बीच एक सही बैलेंस बना पाता है? ये पूरा स्ट्रक्चर ये पक्का करने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है कि बहुत ही असाधारण हालात में दी गई पावर भी आखिर में हमेशा सिविलियन कंट्रोल में ही रहे। और ये एक ऐसा बैलेंस है जो किसी भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है। नमस्ते। भारत के जो नए क्रिमिनल लॉज आए हैं, उनमें एक सेक्शन है, सेक्शन 151, जिसकी आजकल खूब चर्चा हो रही है। अब ये सेक्शन करता क्या है? ये पुलिस और आर्म्ड फोर्सेस के अधिकारियों को जब वो अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं तो एक तरह की कानूनी ढाल देता है। लेकिन सवाल ये है कि ये ढाल कितनी मजबूत है और इसके पीछे की कहानी क्या है। आइए आज इसी को डिकोड करते हैं। तो आज हम 5 हिस्सों में इस पूरे मामले को समझेंगे। पहले तो यही जानेंगे कि ये अधिकारियों के लिए एक शील्ड या ढाल की तरह कैसे काम करता है। फिर देखेंगे कि भाई कौन-कौन लोग हैं जो इस प्रोटेक्शन के दायरे में आते हैं। तीसरा, सरकार की ग्रीन लाइट यानी मंजूरी की क्या भूमिका है और अगर ये मंजूरी ना मिले तो उसका नतीजा क्या होता है। और आखिर में हम इस कानून के दोहरे मकसद पर बात करेंगे कि ये संतुलन कैसे साधता है।
तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये है कि क्या जो अधिकारी पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने का काम कर रहे हैं उन्हीं पर एक्शन के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है? यही वो सवाल है जो सेक्शन 151 के बिल्कुल सेंटर में है। और इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है, ये थोड़ा पेचीदा है। तो चलिए अपने पहले पॉइंट पर आते हैं। अधिकारियों के लिए एक ढाल। इसे ऐसे समझिए कि ये सेक्शन एक कानूनी सुरक्षा कवच की तरह है जो ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों को बचाता है। सेक्शन 151 की जो बुनियाद है वो है इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट, मतलब एक तरह की छूट या उन्मुक्ति। इसका मकसद बिल्कुल साफ है कि जो अधिकारी मुश्किल सिचुएशन में काम कर रहे हैं वो बिना किसी डर के, बिना झिझक के फैसले ले सकें। उन्हें ये डर नहीं होना चाहिए कि उनके किसी एक्शन पर कोई तुरंत कोर्ट में केस कर देगा। हाँ, पर एक मिनट, ये जो प्रोटेक्शन है ये अनलिमिटेड नहीं है। कानून में साफ साफ लिखा है कि किसी पर मुकदमा तब तक नहीं होगा जब तक कि, और ये जो जब तक की वाला हिस्सा है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से सारी शर्तें और नियम कानून शुरू होते हैं। तो अगला सवाल जाहिर है यही उठता है कि आखिर ये कानूनी ढाल मिलती किसको किसको है, कौन कौन आता है इसके दायरे में। चलिए देखते हैं। कानून में इसकी एक पूरी लिस्ट दी गई है और वो बिल्कुल साफ है। कौन कौन है इसमें? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हैं, पुलिस अधिकारी हैं और सशस्त्र बलों के यानी आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स और जवान दोनों शामिल हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और है, अगर कोई आम नागरिक भी अच्छी नियत से यानी गुड फेथ में किसी अधिकारी के कहने पर काम कर रहा है तो उसे भी ये प्रोटेक्शन मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर एक बात साफ कर लेना जरूरी है कि सशस्त्र बल या आर्म्ड फोर्सेस का मतलब क्या है। तो देखिए, कानूनी तौर पर इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तो आते ही हैं, लेकिन इनके साथ साथ केंद्र सरकार यानी यूनियन की कोई भी दूसरी आर्म्ड फोर्स भी इसमें शामिल मानी जाएगी। बिल्कुल इसी तरह जब कानून ऑफिसर शब्द का इस्तेमाल करता है तो उसका मतलब भी काफी बड़ा है। इसमें सिर्फ बड़े कमीशन्ड ऑफिसर्स ही नहीं बल्कि जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स, वारंट ऑफिसर्स, पेटी ऑफिसर्स और नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स, मतलब लगभग हर रैंक को कवर किया गया है। और आखिर में एक और शब्द है मेंबर। कानून ऑफिसर और मेंबर के बीच एक फर्क करता है। बिल्कुल सिंपल भाषा में कहें तो आर्म्ड फोर्सेस में जो व्यक्ति ऑफिसर नहीं है वो मेंबर की कैटेगरी में आता है। अब ये फर्क जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि आगे चलकर इसी से तय होगा कि केस चलाने के लिए परमिशन किससे लेनी है। तो अब आते हैं उस जब तक की वाले हिस्से पर, यानी इम्यूनिटी का एक्सेप्शन। ये है सरकार की मंजूरी या जिसे सैंक्शन कहते हैं। ये समझ लीजिए कि मुकदमा चलाने के लिए ये एक चाबी की तरह है। तो ये पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है? इसके 4 सीधे सीधे स्टेप्स हैं। पहला, किसी अधिकारी ने कोई काम किया। दूसरा, उस काम के लिए उन पर केस करने से पहले सरकार से मंजूरी मांगी जाती है। तीसरा, सरकार उस रिक्वेस्ट को देखती है और अगर मंजूरी दे देती है तो चौथा स्टेप आता है, यानी अब जाकर मुकदमा शुरू हो सकता है, बिना मंजूरी के नहीं। लेकिन ये मंजूरी देगा कौन? क्या हर बार एक ही अथॉरिटी मंजूरी देती है? नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि केस किसके खिलाफ है। अगर मामला आर्म्ड फोर्सेस के किसी ऑफिसर या मेंबर का है तो सैंक्शन यानी मंजूरी सेंट्रल गवर्नमेंट से लेनी होगी, और बाकी दूसरे मामलों में जैसे कि पुलिस या मजिस्ट्रेट का केस है तो ये अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। अब एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि अगर किसी ने ये मंजूरी वाला प्रोसेस फॉलो ही नहीं किया तो, अगर बिना सैंक्शन के ही केस फाइल कर दिया तो क्या होगा? इसके जो नतीजे हैं वो कानून में बहुत साफ और सख्त है। कानून इस मामले में कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ता। साफ कहा गया है कि अगर ऐसी जरूरी मंजूरी के बिना कोई शिकायत या केस फाइल किया जाता है तो वो पूरी की पूरी कार्रवाई ही शून्य हो जाएगी। ये एक बहुत स्ट्रिक्ट नियम है, इसमें कोई अगर मगर की गुंजाइश नहीं है। और शून्य या वॉइड का सीधा सा मतलब है कि कानूनी नज़र में उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब केस को शुरू से ही खारिज माना जाएगा, ऐसा माना जाएगा जैसे वो केस कभी फाइल हुआ ही नहीं था। ये बात इस पर जोर देती है कि ये मंजूरी लेना कितना ज्यादा जरूरी है। चलिए अब आते हैं इस पूरे डिस्कशन के सबसे जरूरी हिस्से पर कि आखिर इस तरह का कानून बनाया ही क्यों गया है, इसका मकसद क्या है। असल में ये कानून एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। देखिए, एक तरफ तो इसका मकसद है अधिकारियों को पावर देना, उन्हें हिम्मत देना कि वो पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए बिना डरे फौरन एक्शन ले सकें, और साथ ही उन्हें झूठे या बदला लेने के इरादे से किए गए केसों से भी बचाना है।
लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, और वो है जवाबदेही। ये कानून सरकार के हाथ में एक फिल्टर की तरह काम करता है। सरकार पहले जांचती है कि मामले में दम है या नहीं, तभी केस आगे बढ़ता है। तो ये एक तरह से पावर और अकाउंटेबिलिटी के बीच का बैलेंस है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या ये सेक्शन 151 अधिकारियों के लिए एक जरूरी सुरक्षा है जो उन्हें अपना काम करने में मदद करती है, या फिर ये इंसाफ के रास्ते में एक रुकावट भी बन सकती है? इसका जवाब सीधा नहीं है, और इस पर सोचना बहुत जरूरी है। नमस्कार। कभी सोचा है कि अगर किसी के घर का कोई पुराना पेड़ बीच सड़क पर गिरने को हो या पास की फैक्ट्री से लगातार जहरीला धुआं निकल रहा हो, तो क्या किया जा सकता है? आज हम सार्वजनिक समस्याओं से निपटने वाले एक बहुत ही दमदार कानूनी हथियार धारा 152 को समझने वाले हैं। जरा सोच कर देखिए, आपके पड़ोस का एक पेड़ है जो कभी भी आम रास्ते पर गिर सकता है, या फिर एक फैक्ट्री है जो लगातार हानिकारक धुआं छोड़ रही है। ऐसी खतरनाक स्थितियों में फौरन मतलब तुरंत क्या किया जा सकता है? बस यही वो सवाल है जिसका जवाब धारा 152 में छिपा है। तो आज हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये उपद्रव या न्यूसेंस आखिर है क्या भला। फिर देखेंगे कि इसे रोकने की पावर किसके पास है। इसके बाद हम जानेंगे कि ये कानून असल में काम कैसे करता है, और आखिर में इसकी असली ताकत और उसकी सीमाओं को भी परखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हमारे पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, हमारे आसपास का उपद्रव। मतलब असल में समस्या है क्या? तो ये पब्लिक न्यूसेंस होता क्या है? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये कोई भी ऐसी चीज है जो पूरे समाज के लिए, मतलब आम जनता के लिए खतरा या बहुत बड़ी परेशानी पैदा करे। जैसे कोई आधी गिरी हुई खतरनाक बिल्डिंग हो, जहरीला धुआं हो, या सड़क पर कोई ऐसी रुकावट डाल दे जिससे सबको दिक्कत हो। ये कानून ऐसी ही अर्जेंट समस्याओं को तुरंत हल करने के लिए है। इस कानून का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, समाज के लिए जो भी खतरा है उसे तेजी से हटाना, ताकि शांति और व्यवस्था बनी रहे। इसे आप एक तरह का इमरजेंसी रिस्पॉन्स टूल समझ सकते हैं, जो समुदाय की सुरक्षा के लिए फौरन हरकत में आता है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि ये ताकत, ये पावर है किसके हाथ में? कौन इसे इस्तेमाल कर सकता है? चलिए हमारे दूसरे पड़ाव पर चलते हैं, मजिस्ट्रेट का अधिकार। तो ये शक्ति है किसके पास? ये जिला मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जैसे बड़े अधिकारियों के पास होती है। ये वही लोग हैं जो हमारे इलाके में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के जिम्मेदार होते हैं। अब एक्शन शुरू कैसे होता है? किसी पुलिस रिपोर्ट पर या किसी और जानकारी के आधार पर। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, मजिस्ट्रेट बस सुनकर ही कोई आदेश नहीं दे सकते। उन्हें पहले सबूतों की जांच करनी होती है। ये पक्का करना होता है कि खतरा वाकई में असली है और अर्जेंट है। इससे पावर का गलत इस्तेमाल होने से रोका जाता है। अब ये समझते हैं कि कानून की नज़र में असल में उपद्रव माना क्या क्या जाता है। तो देखिए, धारा 152 में 6 खास तरह की परेशानियां बताई गई हैं। इस टेबल पर एक नज़र डालिए। इसमें 6 मुख्य तरह के उपद्रव हैं। जैसे अगर कोई आम रास्ते पर गैर कानूनी कब्जा कर ले तो उसे हटाने का ऑर्डर दिया जा सकता है, या कोई ऐसा व्यापार कर रहा है जिससे लोगों की सेहत को खतरा है तो उसे रोका जा सकता है। इसी तरह खतरनाक बिल्डिंग्स, बिना घेराबंदी वाले कुएं या फिर खतरनाक जानवरों के खिलाफ भी तुरंत कार्रवाई हो सकती है। अच्छा, अब जब हम ये जान गए हैं कि न्यूसेंस क्या है, तो चलिए देखते हैं कि ये कानून असल में जमीन पर काम कैसे करता है। चलते हैं हमारे चौथे पड़ाव पर, सशर्त आदेश। ये सशर्त आदेश या कंडीशनल ऑर्डर एक तरह का कानूनी नोटिस है। इसका मतलब एकदम सीधा है। ये कहता है या तो इस समस्या को इस तारीख तक ठीक कर दो, या फिर कोर्ट में आकर वजह बताओ कि तुम्हें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। ये उस व्यक्ति को अपनी बात रखने का एक मौका देता है। तो पूरी प्रक्रिया बहुत सीधी सादी है। सबसे पहले उपद्रव की जानकारी मिलती है, फिर मैजिस्ट्रेट सबूत देखकर खतरे की पुष्टि करते हैं। इसके बाद जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है उसे एक सशर्त आदेश भेजा जाता है, और आखिर में उस व्यक्ति के पास 2 ही रास्ते होते हैं, या तो वो समस्या को ठीक करे या फिर कोर्ट में अपना पक्ष रखे। और अब हम आते हैं इस कानून के सबसे शक्तिशाली और शायद सबसे हैरान करने वाले पहलू पर, हमारा आखिरी पड़ाव, शक्ति और उसकी सीमाएं।
ये एक लाइन इस कानून के बारे में सब कुछ कह देती है। इसका मतलब है कि ये धारा असाधारण शक्तियां देती हैं, जिनका इस्तेमाल तब होता है जब मामला इतना जरूरी हो कि आम कानून का इंतजार करना मुमकिन न हो। तो सीधी सी बात है, ये कानून सिर्फ इमरजेंसी के लिए है। और यही इस कानून का सबसे बड़ा दाव है। धारा 152(2) के तहत जब एक शुरुआती सशर्त आदेश जारी हो जाता है तो उसे किसी भी सिविल कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। जी हां, बिल्कुल सही सुना। इसका मतलब है सुरक्षा पहले, कानूनी लड़ाई बाद में। लेकिन यहां एक बहुत ही जरूरी संतुलन बनाया गया है। शुरुआती आदेश को इसलिए चुनौती नहीं दी जा सकती ताकि फौरन एक्शन हो सके, पर एक बार जब मामला निपट जाता है और अंतिम आदेश आ जाता है तो जिस व्यक्ति पर इसका असर पड़ा है वो अपने निजी अधिकारों के लिए एक अलग से सिविल मुकदमा जरूर कर सकता है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? सीखने वाली बात यह है कि ये कानून लंबी और धीमी कानूनी प्रक्रियाओं के ऊपर समाज के खतरे को तेजी से हटाने को तरजीह देता है। इसका एक ही सिद्धांत है, पहले सुरक्षा, बाद में कानूनी बहस। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब तत्काल सार्वजनिक सुरक्षा दांव पर लगी हो तो एक समाज को तेज प्रशासनिक कार्रवाई और किसी एक व्यक्ति के निजी संपत्ति के अधिकारों के बीच सही संतुलन कैसे बनाना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो इस शक्तिशाली कानून के बिल्कुल केंद्र में है। नमस्कार, चलिए आज जरा भारत के नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की एक बहुत जरूरी बात को समझते हैं। सोचिए, जब कोई सरकारी आदेश निकलता है तो कानून ये कैसे पक्का करता है कि वो सही इंसान तक पहुंच भी जाए? आइए इस पूरी प्रक्रिया को एक एक करके देखते हैं। तो असल में सवाल ही यही है। जरा सोचिए, मान लीजिए शांति बनाए रखने के लिए एक ऑर्डर निकाला गया, पर भाई उस ऑर्डर का फायदा ही क्या अगर वो उस इंसान तक पहुंचे ही नहीं जिसके लिए वो है। ये एक कानूनी और साथ ही एक लॉजिस्टिकल, मतलब एक तरह की प्रैक्टिकल मुश्किल भी है। और आज हम यही देखने वाले हैं कि सेक्शन 153 इस मुश्किल को कैसे सुलझाता है। तो देखिए, कहानी शुरू होती है एक ऑफिशियल ऑर्डर से। जब भी कोई अथॉरिटी, मतलब कोई अधिकारी, पब्लिक ऑर्डर या शांति के लिए कोई हुक्म जारी करता है तो सबसे पहला और सबसे जरूरी काम क्या होता है? ये पक्का करना कि इसकी खबर उस इंसान तक पहुंच जाए जिसके लिए ये ऑर्डर है। बस यहीं से सारा प्रोसेस शुरू होता है। अब मजे की बात यह है कि हमारा कानून और खासकर सेक्शन 153 इसके लिए एक बड़ा ही सिस्टमैटिक, मतलब एक साफ सुथरा तरीका देता है। ऐसा समझिए कि एक मेन प्लान है और अगर वो काम नहीं आया तो एक प्लान बी, यानी एक बैकअप प्लान भी तैयार है। मतलब यहां कुछ भी अंदाजे पर नहीं छोड़ा गया है, सब कुछ एक तय प्रोसेस के हिसाब से होता है। तो चलिए सबसे पहले उस रास्ते की बात करते हैं जो सीधा और सिंपल है, मतलब जिसे कानून सबसे पहले अपनाने को कहता है। सेक्शन 153(1) ये कहता है कि देखो, सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि ऑर्डर को सीधा उस इंसान के हाथ में दे दिया जाए। कानून ये भी साफ करता है कि ये काम ठीक वैसे ही होना चाहिए जैसे किसी को कोर्ट का समन दिया जाता है, मतलब एकदम पर्सनल, डायरेक्ट हैंड डिलीवरी। अच्छा, तो ये समन की तामील का आखिर मतलब क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है किसी को कानूनी कागज देने का वो ऑफिशियल तरीका जिससे ये पक्का हो जाए कि डॉक्यूमेंट उस इंसान को पर्सनली मिल चुका है। ये सिर्फ कोई कागज पकड़ाना नहीं है, बल्कि ये एक पूरी लीगल प्रोसेस का हिस्सा है। लेकिन एक सवाल तो मन में आता ही है ना, कि भाई क्या होगा अगर वो इंसान मिले ही ना, अगर अधिकारी उसे ढूंढ ही ना पाए जिसे ये ऑर्डर देना है? बस यहीं पर कानून का वो दूसरा रास्ता, हमारा प्लान बी, काम आता है। तो अब हम देख सकते हैं कि प्रोसेस यहां आकर दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक है रास्ता ए, जो तब इस्तेमाल होता है जब इंसान मिल जाता है, और दूसरा है रास्ता बी, जो तब के लिए है जब वो नहीं मिलता। एक पर्सनल है तो दूसरा पब्लिक, और दोनों के नियम भी बिल्कुल अलग अलग हैं। चलिए अब उस दूसरे रास्ते की बात करते हैं। देखते हैं कि जब डायरेक्ट डिलीवरी मुमकिन ना हो तो कानून क्या करने को कहता है। इसे कहते हैं पब्लिक प्रोक्लेमेशन, या कह लीजिए सार्वजनिक घोषणा। तो सेक्शन 153(2) कहता है कि जब डायरेक्ट डिलीवरी फेल हो जाए तो 3 स्टेप्स लेने हैं। सबसे पहले एक घोषणा, एक प्रोक्लेमेशन जारी किया जाता है, फिर उसे स्टेट गवर्नमेंट के बताए गए तरीकों से पब्लिश किया जाता है, और आखिर में उसकी एक कॉपी किसी ऐसी पब्लिक जगह पर चिपकाई जाती है जहां से उस इंसान तक खबर पहुंचने की चांस सबसे ज़्यादा हो। और यहाँ कानून में इस्तेमाल किए गए शब्द बहुत मायने रखते हैं। ये सिर्फ खाना पूर्ति नहीं है।
कानून का इरादा बिल्कुल साफ है कि उस इंसान तक जानकारी पहुंचाने की एक ईमानदार कोशिश की जानी चाहिए। ये जो शब्द है ना, सबसे उपयुक्त जगह, इसका मतलब है कि अधिकारियों को सच में सोच समझकर वो जगह चुननी होगी। यूं ही कहीं भी नोटिस नहीं चिपका देना है। ठीक है, तो अभी तक हमने ये समझा कि ये पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है। पर अब सवाल ये है कि ये क्यों इतना जरूरी है। मतलब ये सिर्फ कुछ नियम कानून नहीं है, इनके पीछे एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल, एक बड़ा सिद्धांत छिपा है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये जो दो रास्तों वाला सिस्टम है ना, ये सिर्फ एक तरीका नहीं है। ये फेयरनेस यानी निष्पक्षता और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के सिद्धांत पर टिका है। और यही सिद्धांत किसी भी अच्छी कानूनी व्यवस्था की बुनियाद होता है। और ये सारे पॉइंट्स मिलकर पूरी कहानी बताते हैं। ये प्रोसेस पक्का करता है कि सरकार ने पहले सीधे संपर्क करने की कोशिश की। ये एक ट्रांसपेरेंट, मतलब एक पारदर्शी बैकअप प्लान देता है, ताकि बाद में कोई ये बहाना ना बना सके कि अरे मुझे तो पता ही नहीं चला। ये हर किसी के जानने के अधिकार की इज्जत करता है। और सबसे बड़ी बात, ये सरकार की ताकत और एक आम नागरिक के अधिकारों के बीच एक बहुत जरूरी बैलेंस बनाता है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। आज के डिजिटल दौर में जहां खबरें व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर सेकंड्स में आग की तरह फैल जाती हैं, क्या किसी दीवार पर एक कागज चिपकाना आज भी किसी को इन्फॉर्म करने का सबसे सही तरीका है? ये वो सवाल है जो हमें याद दिलाता है कि कानून को भी वक्त के साथ बदलना पड़ता है ना? सोचने वाली बात। मान लीजिए आपके पास एक सरकारी आदेश आता है पब्लिक में शांति बनाए रखने के लिए। अब ये वो पल है जब एक फैसला लेना ही होगा। तो अब क्या? देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे हम BNSS भी कहते हैं, उसकी धारा 154 ठीक इसी सिचुएशन के बारे में बात करती है। और पता है, ये हमें कुछ बहुत दिलचस्प ऑप्शन देती है। चलिए आज इन्हीं को समझते हैं। तो सवाल एकदम साफ है। एक सरकारी आदेश आ गया है, अब क्या इसे मानना ही पड़ेगा? क्या बस यही एक रास्ता है या कोई और ऑप्शन भी है? बस यही सवाल इस पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। और इसका जवाब हमें कहीं और नहीं बल्कि कानून के अंदर ही मिलता है। और वो हमें दो बिल्कुल अलग-अलग रास्तों पर लेकर जाता है। अच्छा, तो सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। ये जो आदेश हैं, ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत आते हैं और इनका मकसद एक ही है, पब्लिक ऑर्डर और शांति बनाए रखना। तो असल सवाल ये उठता है कि भाई जिसे ये आदेश मिला है, उसकी कानूनी जिम्मेदारियां क्या है और उसके अधिकार क्या है? और बस यहीं से मामला इंटरेस्टिंग हो जाता है। पता है, कानून सिर्फ ये नहीं कहता कि चुपचाप आदेश मान लो, नहीं, बल्कि वो उस इंसान को एक चॉइस देता है। ये कोई सिंपल हाँ या ना वाली बात नहीं है। ये एक पूरा प्रोसेस है जो पब्लिक की ड्यूटी और एक इंसान के अपने हक के बीच एक बहुत जरूरी बैलेंस बनाता है। इसको ना एक चौराहे की तरह समझिए। जैसे ही आदेश मिलता है, वो इंसान एक कानूनी चौराहे पर आकर खड़ा हो जाता है। और धारा 154 बिल्कुल साफ साफ दो अलग रास्ते बताती है। एक रास्ता तो एकदम सीधा है, जबकि दूसरा आपको कानूनी प्रक्रिया की थोड़ी गहराई में ले जाता है। तो ये रहे वो दो रास्ते। पहला, जिसे हम कह सकते हैं रास्ता ए, वो है अनुपालन का, मतलब आदेश को मान लेना। और दूसरा रास्ता बी, वो है विरोध का, यानी आदेश को चैलेंज करना। एक तरफ है सीधी सादी कार्रवाई, तो दूसरी तरफ है अपनी बात रखने का एक लीगल मौका। तो चलिए सबसे पहले उस रास्ते को देखते हैं जो सबसे सीधा है, अनुपालन। ये रास्ता उन लोगों के लिए है जो या तो आदेश से सहमत हैं या फिर उसे चैलेंज नहीं करना चाहते। लेकिन सवाल ये है कि कानूनी तौर पर इसका मतलब क्या है? कानून के शब्द इस बारे में एकदम क्लियर हैं। आदेश मानने का मतलब है समय के भीतर और बताए गए तरीके से उसमें दिए गए काम को पूरा करें। मतलब जो भी करने को कहा गया है उसे ठीक वैसे ही और उसी टाइम लिमिट के अंदर करना है। कोई सवाल नहीं, कोई बहस नहीं, बस जो लिखा है वो करना है। सीधी सी बात है, ये रास्ता एकदम सिंपल है। निर्देश को फॉलो किया और बात खत्म। पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने का ये एक बहुत तेज और कारगर तरीका है, खास तौर से तब जब किसी को कोई ऐतराज ना हो। अब आते हैं दूसरे और ज्यादा दिलचस्प रास्ते पर, और वो है विरोध। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि जो आदेश आया है वो ठीक नहीं है या गलत है, और यहीं पर कानून का वो बैलेंस नजर आता है। वो किसी को जबरदस्ती कुछ मानने पर मजबूर नहीं करता, बल्कि अपनी बात कहने का एक फॉर्मल तरीका भी देता है।
यहाँ पर एक बहुत जरूरी कानूनी शब्द आता है, कारण बताएं, या अंग्रेजी में शो कॉज। इसका सीधा सा मतलब है कि आप औपचारिक तौर पर अपना ऐतराज दर्ज कराएं और समझाएं कि ये आदेश आप पर क्यों लागू नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ ना कहना नहीं है, ये अपनी ना को कानूनी तौर पर सही साबित करने का एक पूरा प्रोसेस है। तो कोई ये कारण बताओ वाला काम करता कैसे है? इस प्रोसेस को हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला स्टेप, जिस अथॉरिटी ने आदेश जारी किया है उसके सामने पेश होना। दूसरा स्टेप, एकदम साफ साफ अपना ऐतराज बताना। और तीसरा, जो सबसे ज़रूरी है, अपने ऐतराज के सपोर्ट में सबूत पेश करना। और यहाँ एक बहुत ही मॉडर्न और दिलचस्प बात भी है। देखिए, कानून ये समझता है कि आज की दुनिया में हर बार खुद जाकर हाजिर होना मुमकिन नहीं होता। इसीलिए ये ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी पेश होने की इजाज़त देता है। ये भले ही एक छोटा सा बदलाव लगे, पर यह कानून को लोगों के लिए ज़्यादा आसान और प्रैक्टिकल बना देता है। जब हम कहते हैं साक्ष्य प्रस्तुत करना, तो इसका मतलब कानूनी भाषा में होता है सबूत पेश करना। ये सिर्फ किसी की अपनी राय नहीं होती, ये कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई गवाह हो सकता है, या कोई और सबूत जो आपके तर्क को सपोर्ट करे। इसी से आपके विरोध को एक मजबूत आधार मिलता है। तो अब जब हम दोनों रास्तों को समझ चुके हैं, एक सीधा साधा पालन करने का और दूसरा विरोध करने का एक पूरा स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस, तो चलिए अब जरा दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं कि इनमें असल में फर्क क्या है। चलिए इन दोनों रास्तों को कंपेयर करते हैं। रास्ता ए यानी अनुपालन, इसमें एक्शन सीधा है, जो कहा गया है वो करो और नतीजा आदेश पूरा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ रास्ता बी यानी विरोध, इसमें एक्शन है पेश होकर कारण बताना। यहाँ जरूरी है कि आप सबूत के साथ अपना ऐतराज दर्ज कराएं और इसका नतीजा आदेश का रिव्यू होता है। मतलब दोनों के मकसद और तरीके बिल्कुल अलग हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि धारा 154 सिर्फ एक तरफा हुक्म नहीं है, ये एक टू वे प्रोसेस है। ये सिस्टम बनाए रखने की ज़रूरत और एक इंसान के अपनी बात कहने के हक दोनों की इज्जत करता है। ये कानून के अंदर ही बनाया गया एक बहुत ज़रूरी सेफ्टी नेट है। और ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाकर खड़ा कर देता है। आखिर ये धारा समाज की स्थिरता और एक इंसान की आज़ादी के बीच वो नाजुक सा बैलेंस कैसे बनाती है? यह हमें याद दिलाता है कि कानून सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज की सोच और वैल्यूज़ का आईना भी है। इस पर ज़रूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए बात करते हैं भारत के कानूनी परिदृश्य में हुए एक बड़े बदलाव की। आज हम एक ऐसे नए नियम को समझने वाले हैं जिसका असर हम सब पर पड़ता है। एक ऐसा नियम जो पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के तरीके को ही बदल रहा है। देखते हैं आखिर ये है क्या। तो सवाल बहुत सीधा सा है कि भाई होता क्या है जब कोई पब्लिक सेफ्टी के लिए दिए गए किसी सरकारी आदेश को नज़रअंदाज कर देता है। और सुनिए, नए कानून के तहत अब इसके जो नतीजे हैं वो पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हैं। देखिए, इस कानून के दिल में एक बहुत ही सिंपल सा आइडिया है, पब्लिक ऑर्डर और शांति। जरा सोचिए, एक भीड़ भाड़ वाला बाजार हो या कोई पब्लिक पार्क, ये कानून बस इसलिए हैं ताकि ये जगहें हम सब के लिए सेफ और व्यवस्थित रहें। मतलब ये सिर्फ नियमों की बात नहीं है, ये एक शांतिपूर्ण समाज बनाने की कोशिश है। और हाँ, ये नियम कोई छुपी हुई चीज नहीं है, ये सीधा आता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से। ये भारत के लीगल सिस्टम में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव का हिस्सा है और इसलिए ये समझना जरूरी है कि ये काम कैसे करता है। अच्छा, अब इसकी प्रक्रिया को समझते हैं। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। स्टेप 1, एक ऑफिशियल ऑर्डर जारी होता है। अब आता है स्टेप 2 और 3। वो व्यक्ति न तो ऑर्डर मानता है और न ही कोई वजह बताने के लिए सामने आता है। बस यहीं से मामला गंभीर हो जाता है। स्टेप 4, वो अपने आप ही पेनल्टी का हकदार बन जाता है। और फाइनली स्टेप 5, जो ओरिजिनल ऑर्डर था वो एब्सोल्यूट यानी कि अटल हो जाता है। इसका मतलब है अब इस पर कोई बहस नहीं, कोई अपील नहीं, जो है सो है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि चुप रहना या कुछ ना करना अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। इस नए कानून के हिसाब से किसी ऑर्डर को इग्नोर करना अपने आप में एक एक्टिव जुर्म है, जिसके सीधे सीधे नतीजे भुगतने पड़ते हैं। कानून इस मामले को बहुत बहुत सीरियसली लेता है। अब देखिए, यहाँ पर चीज़ें और भी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। ये कानून जो है एक टीम की तरह काम करते हैं।
ऐसे समझिए कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS वो रूल बुक है जो बताती है कि जुर्म क्या है। इस केस में ऑर्डर को नजरअंदाज करना। और फिर आती है भारतीय न्याय संहिता यानी BNS जो सजा की किताब है। वो बताती है कि उस जुर्म की सजा क्या होगी। दोनों मिलकर काम करते हैं ताकि हर चीज बिल्कुल साफ साफ रहे। लेकिन मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई ये नियम इतना सख्त क्यों है? सिर्फ एक ऑर्डर न मानने पर इतनी कठिन प्रक्रिया क्यों? इसका जवाब छिपा है कानून बनाने वालों की नीयत में। चलिए पता करते हैं। और ये रहा इसका ऑफिशियल कारण। कानून बनाने वालों का कहना है कि ये मामला सिर्फ सजा देने का नहीं है। असल में ये पब्लिक प्लेसेस को सबके लिए सेफ और इस्तेमाल करने लायक बनाने के बारे में है। मतलब ये पक्का करना कि जो पब्लिक फैसिलिटीज हैं उनका इस्तेमाल बिना किसी डर के हो सके। तो इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि इलाज से बेहतर रोकथाम है। एक सख्त नियम बनाकर कानून की उम्मीद ये है कि लोग पहली बार में ही नियम तोड़ने से बचें। ये एक साफ संदेश भेजता है कि पब्लिक सेफ्टी सबसे ऊपर है, ये टॉप प्रायोरिटी है। तो चलिए फटाफट से जो मुख्य बातें हैं उन्हें दोहरा लेते हैं। सबसे पहली और जरूरी बात, पब्लिक ऑर्डर को इग्नोर करना अब एक पनिशेबल ऑफेंस है, यानी एक दंडनीय अपराध। दूसरी बात, इसकी सजा एक अलग कानून BNS में साफ साफ बताई गई है। तीसरी, अगर कोई ऑर्डर मानने में फेल हो जाता है तो वो ऑर्डर एब्सोल्यूट बन जाता है, फिर पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। और आखिर में ये सब कुछ एक बड़े मकसद के लिए है, हम सबकी पब्लिक सेफ्टी को पक्का करना। तो अगली बार जब भी कोई बाहर निकले तो इस बारे में जरूर सोचिएगा। ये जो कानून है, जो एक तरफ हमारी व्यक्तिगत आज़ादी और दूसरी तरफ समाज की सुरक्षा के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर आखिर क्या असर डालते हैं? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। नमस्ते। भारत के नए कानूनों में एक ऐसा सेक्शन है जो मोहल्ले के रास्ते से जुड़े किसी भी विवाद को बहुत ही दिलचस्प तरीके से सुलझा सकता है। तो चलिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा 156 को एक बहुत ही आसान सी कहानी के जरिए समझते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा रास्ता है जिसे पूरा मोहल्ला, पूरी कम्युनिटी इस्तेमाल करती है और अचानक कोई उसे बंद कर दे, तो फिर क्या होगा? कानून इस सिचुएशन में क्या कहता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। तो हमारी ये पूरी कहानी एक बहुत ही आम से रास्ते पर हुए एक विवाद से शुरू होती है। देखिए, ये एक ऐसी घटना है जो असल में कहीं भी हो सकती है, लेकिन इसका जो समाधान है ना, वो हमें सीधा कानून की किताबों के अंदर ले जाता है। तो सबसे पहले एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। एक ऐसा रास्ता है जिसे एक पूरा का पूरा समुदाय, मतलब कई पीढ़ियों से इस्तेमाल करता आ रहा है। ये सिर्फ आने जाने की जगह नहीं है, ये एक तरह से सबका साझा अधिकार बन चुका है। और फिर एक सुबह लोग उठते हैं और देखते हैं कि सब कुछ बदल गया है। रास्ते पर एक नई बाड़, एक फेंस लग गई है। रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है। और बस यहीं से असली कानूनी लड़ाई की शुरुआत होती है। अब देखिए, जिस आदमी ने वो बाड़ लगाई है उसका कहना है कि भाई ये तो मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। लेकिन जब मोहल्ले वाले शिकायत करते हैं तो एक ऑफिशियल ऑर्डर आ जाता है कि इस रुकावट को हटाओ। तो अब ये मामला सिर्फ एक गली मोहल्ले का झगड़ा नहीं रहा, ये एक प्रॉपर लीगल केस बन चुका है। तो ठीक है, अब मामला पहुंचता है मजिस्ट्रेट साहब के सामने और यहीं से कानून का एक बहुत ही खास नियम, एक बहुत ही खास सेक्शन अपना काम करना शुरू करता है। एक ऐसा नियम जो ये तय कर देगा कि आगे क्या होगा। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझ लेते हैं। ये पब्लिक राइट या सार्वजनिक अधिकार होता क्या है? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये वो अधिकार है जो किसी एक इंसान का नहीं बल्कि आम जनता का होता है। जैसे कोई पब्लिक रोड हो, नदी हो या कोई पार्क, ये पूरे समाज का है। अब जो हमारा कानून है यानी BNSS की धारा 156, वो मजिस्ट्रेट को एक बहुत सीधा और साफ निर्देश देती है। वो उस व्यक्ति से पूछेंगे, क्या आप इस बात से इनकार करते हैं कि इस रास्ते पर जनता का कोई अधिकार है? सुनने में ये एक मामूली सवाल लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये वो सवाल है जो पूरे केस की दिशा बदल सकता है। तो आप सोचिए, अगर वो व्यक्ति कहता है, हाँ मैं इनकार करता हूँ, यहाँ जनता का कोई अधिकार नहीं है, बस यहीं पर कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। उसका सिर्फ ये एक हाँ कहना एक पूरी की पूरी नई कानूनी प्रक्रिया को शुरू कर देता है।
और ये जो प्रक्रिया है ये बहुत सीधी सादी है। जैसे ही वो व्यक्ति पब्लिक राइट से इनकार करता है, मजिस्ट्रेट को फौरन एक जांच, एक इंक्वायरी शुरू करनी पड़ती है। और इस इंक्वायरी का बस एक ही मकसद है, ये पता लगाना कि इनकार करने वाले के पास अपने दावे के पक्ष में कोई विश्वसनीय साक्ष्य यानी कोई ठोस सबूत है भी या नहीं। तो सवाल उठता है कि ये विश्वसनीय साक्ष्य या रिलायबल एविडेंस आखिर है क्या? अरे इसका मतलब है पक्के सबूत, कोई हवाई बात नहीं, जैसे कि जमीन के सरकारी रिकॉर्ड्स हों, ऑफिशियल मैप्स हों या कोई और मजबूत डॉक्यूमेंट जो ये साफ साफ दिखा दे कि वहां कभी कोई पब्लिक रास्ता था ही नहीं। ठीक है, तो अब जांच पूरी हो गई और इसके बाद मजिस्ट्रेट एक कानूनी चौराहे पर आ जाते हैं। उनके सामने अब सबूत हैं और इन सबूतों के आधार पर उन्हें एक फैसला लेना है। और इस एक फैसले से केस के लिए दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते खुलते हैं। तो देखिए, यहाँ दो बातें हो सकती हैं। पहला रास्ता, अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ, इनकार के पीछे मजबूत सबूत हैं, तो ये मौजूदा केस यहीं रोक दिया जाएगा और फिर ये मामला एक सिविल कोर्ट में जाएगा, जहां अधिकार के मुद्दे पर ठीक से फैसला होगा। लेकिन दूसरा रास्ता, अगर कोई विश्वसनीय सबूत नहीं मिलता, तो उसके इनकार को सीधे सीधे खारिज कर दिया जाएगा और इसका मतलब है कि बाढ़ हटाने का जो ओरिजिनल केस था, वो अब आगे बढ़ेगा। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसी धारा 156 में एक और बहुत ही पावरफुल नियम छुपा हुआ है। एक ऐसा नियम जो इस पूरी प्रक्रिया को फाइनल और डिसाइसिव बना देता है। तो सवाल ये है कि उस व्यक्ति को अपना ये दावा पेश करने के लिए कितने मौके मिलते हैं इस कानून के तहत? इसका जवाब है सिर्फ एक। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, सिर्फ एक मौका। उस व्यक्ति को सिर्फ एक ही चांस मिलता है ये कहने का कि यहाँ कोई पब्लिक राइट नहीं है, और फिर उसी वक्त उसे मजबूत सबूतों के साथ ये बात साबित भी करनी पड़ती है। और ये एक मौका भी दो सूरतों में हाथ से चला जाता है। पहली सूरत तो ये है कि जब मजिस्ट्रेट ने पहली बार पूछा तो उसने इनकार ही नहीं किया, और दूसरी, उसने इनकार तो किया लेकिन अपने दावे को सपोर्ट करने के लिए कोई विश्वसनीय सबूत नहीं दे पाया। अगर इन दोनों में से कुछ भी होता है तो खेल खत्म, वो बाद में फिर कभी इस मुद्दे को नहीं उठा सकता। तो इन सब का मतलब क्या है? मतलब ये कि ये जो धारा 156 है ना, ये एक बहुत ही स्मार्ट फिल्टर की तरह काम करती है। ये पक्का करती है कि पब्लिक राइट से जुड़े जो विवाद हैं वो शुरू में ही जल्दी से जल्दी हल हो जाएं, ताकि मामला बेवजह लंबा ना खिंचे और कानूनी प्रक्रिया कॉम्प्लिकेटेड न हो। तो आखिर में एक बड़ा सवाल सोचने के लिए रह जाता है, ये जो नियम है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के अधिकारों और आम जनता की भलाई के बीच में एक बैलेंस कैसे बनाता है? ये कानून प्रक्रिया को तेज तो जरूर बनाता है, लेकिन क्या ये हमेशा पूरी तरह से न्यायपूर्ण होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार करना बहुत जरूरी है। नमस्कार। भारत के जो नए क्रिमिनल लॉज आए हैं, उन्होंने कई चीजें बदली हैं। इन्हीं में से एक है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का सेक्शन 157। ये एक बहुत ही खास प्रोसीजर के बारे में है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि आखिर ये है क्या और इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए, अगर किसी कोर्ट ने पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए एक शुरुआती ऑर्डर पास कर दिया, तो फिर क्या होता है? मतलब जिस इंसान के खिलाफ वो ऑर्डर है, उसके पास क्या अधिकार हैं? बस इन्हीं सवालों का जवाब हमें मिलता है सेक्शन 157 में। देखिए, इस पूरी प्रक्रिया को हम 5 हिस्सों में समझने वाले हैं। पहले तो ये नया कोड क्या है, फिर ऑर्डर मिलने पर जवाब कैसे दिया जाता है, इसके बाद सबूतों पर सुनवाई कैसे होती है, फिर देखेंगे कि मजिस्ट्रेट का फाइनल फैसला क्या होता है, और आखिर में जो सबसे जरूरी है, टाइम लिमिट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नए कोड की, ताकि ये समझ आ जाए कि ये पूरा प्रोसीजर आखिर किस कानूनी फ्रेमवर्क का हिस्सा है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS 2023 में पब्लिक ऑर्डर और शांति को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। इतनी कि इस पर एक पूरा का पूरा चैप्टर है, चैप्टर 11, और हमारा सेक्शन 157 बस इसी चैप्टर का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये पक्का करता है कि शांति बनाए रखने की जो प्रक्रिया है वो फेयर हो। अच्छा, अब आते हैं दूसरे स्टेप पर, ऑर्डर का जवाब देना। यहाँ जो सबसे पहला कदम होता है उसे कहते हैं कारण बताना या शो कॉज। तो ये पूरा प्रोसेस शुरू कब होता है? ये तब शुरू होता है जो वो व्यक्ति जिसके खिलाफ सेक्शन 152 के तहत एक शुरुआती ऑर्डर जारी हुआ है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश होता है। बस यहीं से सेक्शन 157 की असली कार्रवाई शुरू हो जाती है।
तो ये कारण बताओ या शो कॉज का मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को यह साबित करने का मौका दिया जाता है कि भाई जो शुरुआती ऑर्डर है उसे परमानेंट क्यों ना किया जाए। ये एक मौका है अपना पक्ष रखने का, अपने सबूत पेश करने का। चलिए अब इस प्रोसेस के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, सबूतों पर सुनवाई, यानी असल में केस को पेश करना। इस पूरी सुनवाई को ना 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, वो व्यक्ति पेश होता है और ऑर्डर के खिलाफ कारण बताता है। दूसरा, फिर मैजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है कि वो मामले से जुड़े सबूतों को देखें। और तीसरा, ये जो पूरा प्रोसेस है ये एक समन मामले की तरह चलाया जाता है। अब देखिए, कानून में ये जो लाइन है ना, एक समन मामले की तरह, ये बहुत ही जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी कैजुअल सुनवाई हो जाएगी। नहीं, इसका मतलब है कि सबूतों की जो जांच होगी वो एक प्रॉपर फॉर्मल तरीके से होगी, एक तय न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब से। और यही चीज एक फेयर हियरिंग, मतलब एक निष्पक्ष सुनवाई को पक्का करती है। तो जब सबूत और दलीलें पेश हो जाती हैं, तब हम आते हैं चौथे स्टेप पर, मजिस्ट्रेट का फाइनल फैसला। और यहां से 2 ही रास्ते निकलते हैं। तो देखिए, यहां पर 2 बातें हो सकती हैं। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ, ये ऑर्डर बिल्कुल सही है, तो वो उसे एब्सोल्यूट यानी कि फाइनल कर देते हैं, चाहें तो थोड़े बहुत बदलाव के साथ। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि इस ऑर्डर का कोई ठोस आधार ही नहीं है, तो फिर आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी और केस वहीं का वहीं बंद हो जाएगा। और अब आते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी पहलू पर, टाइम लिमिट। यानी कानून की अपनी एक घड़ी है जो टिक टिक कर रही है। कानून इस मामले में एकदम साफ है। सेक्शन 157 के तहत जो भी कार्रवाई है वो 90 दिन के अंदर अंदर पूरी हो जानी चाहिए। ये एक बहुत ही सख्त डेडलाइन है। और ऐसा क्यों है? ताकि मामले सालों साल लटके ना रहें, हमेशा के लिए खींचते ना चले जाएं। तो नॉर्मल टाइम पीरियड है 90 दिन। लेकिन क्या इसे बढ़ाया जा सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है, ज्यादा से ज्यादा 120 दिन तक। और यहां एक बहुत जरूरी बात है, ये जो 90 दिन के बाद का एक्सटेंशन है ना, वो अपने आप नहीं मिलता। कानून साफ कहता है कि इसे 120 दिन तक सिर्फ लिखित में कारण दर्ज करके ही बढ़ाया जा सकता है। मतलब मजिस्ट्रेट को एक ठोस वजह बतानी होगी कि उन्हें और समय क्यों चाहिए। तो इस पूरी चर्चा की मोटी मोटी बातें क्या हैं? पहली, सेक्शन 157 एक शुरुआती ऑर्डर के बाद एक फॉर्मल सुनवाई की गारंटी देता है। दूसरी, जिस व्यक्ति पर असर पड़ रहा है उसे सबूत पेश करने का पूरा हक है। तीसरी, मजिस्ट्रेट के फैसले के 2 ही क्लियर कट नतीजे होते हैं, या तो ऑर्डर फाइनल होगा या केस खत्म। और चौथी, सारी कार्यवाही 90 दिन में खत्म होनी चाहिए, जिसे सिर्फ लिखित वजहों के साथ ही 120 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है, ये जो सख्त टाइमलाइन है, ये पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने और किसी व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने के बीच जो एक नाजुक सा बैलेंस है, उसे कैसे प्रभावित करती है? इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार। आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की एक बहुत ही दिलचस्प धारा 158 की पड़ताल करने वाले हैं। ये धारा मजिस्ट्रेटों को कुछ बहुत ही अहम नई शक्तियां देती है। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये शक्तियां आखिर हैं क्या और असल जिंदगी में इनका मतलब क्या है। अब ये सुनने में तो काफी कानूनी और भारी भरकम लगता है ना? पर घबराइए नहीं, इसे एक पहेली की तरह समझिए। आइए इसके एक एक टुकड़े को जोड़कर देखते हैं कि ये पूरी तस्वीर आखिर क्या कहती है। देखिए, धारा 158 को हम एक मैजिस्ट्रेट के टूल किट में एक नए और बहुत ही पावरफुल औजार की तरह देख सकते हैं। इसे इसलिए बनाया गया है ताकि मैजिस्ट्रेट अपने इलाके में शांति और व्यवस्था बनाए रखने का काम और भी बेहतर तरीके से कर सकें। लेकिन इस पावर को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि इसे इस्तेमाल कौन करता है। तो ये शक्ति आखिर किसके हाथ में दी गई है? देखिए, किसी भी कानून की ताकत को समझने के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि उसे चलाएगा कौन। इसलिए धारा 158 की गहराइयों में जाने से पहले हमें मजिस्ट्रेट की भूमिका को समझना होगा। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो मैजिस्ट्रेट एक स्थानीय न्यायिक अधिकारी होता है। मतलब वो जज जो अपने तय इलाके में कानून और व्यवस्था को लागू करवाने के लिए जिम्मेदार है। ये परिभाषा हमें ये समझने में मदद करती है कि ये जो नया कानून है वो जमीनी स्तर पर कैसे काम करेगा। चलिए अब आते हैं इस कानून की पहली और सबसे अहम शक्ति पर, स्थानीय जांच। इसे हम
जमीनी हकीकत जानने का एक तरीका कह सकते हैं। मान लीजिए एक सिचुएशन। एक मजिस्ट्रेट को शिकायत मिलती है कि कोई फैक्ट्री पास की नदी में गंदगी बहा रही है, उसे प्रदूषित कर रही है। तो अब मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? तो वापस आते हैं हमारी फैक्ट्री वाली कहानी पर। इस शक्ति का इस्तेमाल करके मजिस्ट्रेट एक स्थानीय अधिकारी को मौके पर भेज सकता है। वो अधिकारी सीधे नदी किनारे जाएगा, देखेगा कि क्या फैक्ट्री से सच में कोई गंदा पानी नदी में जा रहा है और अपनी आंखों देखी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को सौंप देगा। ये बिल्कुल ऑन द स्पॉट सबूत इकट्ठा करने जैसा है। ठीक है, तो अब मजिस्ट्रेट के पास एक जमीनी रिपोर्ट आ गई है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती और यहीं पर धारा 158 की दूसरी शक्ति काम आती है, किसी विशेषज्ञ को बुलाना और उसकी जांच करना। ये इन्वेस्टिगेशन का अगला लॉजिकल स्टेप है। तो अब हमारी नदी वाली कहानी में एक असली एक्सपर्ट की एंट्री होती है। मजिस्ट्रेट अब एक पर्यावरण वैज्ञानिक को बुला सकता है। ये वैज्ञानिक नदी के पानी का सैंपल लेगा, उसे लैब में टेस्ट करेगा और अपनी रिपोर्ट में बताएगा कि पानी में कौन से खतरनाक केमिकल्स हैं और क्या वो वाकई लोगों की सेहत के लिए खतरा हैं। ये मामले को एक साइंटिफिक नजरिए से देखना हुआ। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये दोनों शक्तियां मिलकर कैसे काम करती हैं। स्थानीय जांच यानी पहला टूल वो हमें बताता है कि क्या हो रहा है, जैसे फैक्ट्री से पानी नदी में जा रहा है, और विशेषज्ञ की जांच यानी दूसरा टूल वो हमें बताता है कि इसका मतलब क्या है, क्या वो पानी जहरीला है। इन दोनों को मिला देने पर ही पूरी तस्वीर साफ होती है। तो इन दोनों शक्तियों का कुल मिला के महत्व क्या है? ये कानून सिर्फ दो अलग अलग प्रक्रियाओं के बारे में नहीं है। नहीं, ये असल में किसी भी मामले की जांच करने के पूरे तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की क्षमता रखता है। तो संक्षेप में कहें तो धारा 158 मजिस्ट्रेट को सिर्फ फाइलों और कागजों पर निर्भर रहने के बजाय खुद मामले की तह तक जाने की ताकत देती है। ये जमीनी हकीकत को वैज्ञानिक विश्लेषण से जोड़ती है, जिससे मजिस्ट्रेट कहीं ज्यादा बेहतर और ठोस जानकारी के आधार पर फैसले ले सकते हैं। और यहीं पर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर आकर रुकते हैं। ये नया कानून मजिस्ट्रेट को पहले से कहीं ज्यादा जानकारी के साथ काम करने का अधिकार देता है। तो ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि जमीनी स्तर पर न्याय देने के तरीके पर इसका क्या और कितना दूरगामी प्रभाव हो सकता है। भारत के नए कानूनी कोड में, मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, एक कह सकते हैं एक ऐसी जबरदस्त शक्ति है जो मजिस्ट्रेट को अदालत की चारदीवारी से बाहर निकलने का अधिकार देती है, सच का पता लगाने के लिए। और ये शक्ति है धारा 159। तो आज हम इसी को समझने वाले हैं कि आखिर ये कैसे जमीनी हकीकत और इंसाफ के बीच जो फासला होता है ना, उसे पाट देती है। जरा सोचकर देखिए, एक जज साहब अदालत में बैठे हैं और उनके सामने एक केस है जो मीलों दूर किसी गांव का है। अब वो उस जगह पर गए नहीं हैं, उन्होंने वहां की असलियत देखी नहीं है, तो सिर्फ कागजों के आधार पर वो सही फैसला कैसे दे सकते हैं? है ना ये एक बहुत बड़ी चुनौती? बिल्कुल है। न्याय व्यवस्था के लिए ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो पड़ोसियों में एक पुराने कुएं को लेकर झगड़ा चल रहा है या फिर जमीन की मेड़ को लेकर कोई विवाद है। अब ऐसे मामलों को आप सिर्फ कागज और वकीलों की दलीलों से कैसे सुलझाएंगे? नहीं सुलझा सकते। यहाँ तो भाई मौके पर जाकर देखना ही पड़ेगा कि असलियत क्या है। और बस इसी चुनौती का जवाब हमारा कानून देता है। समाधान का नाम है धारा 159। ये असल में है स्थानीय जांच करने की शक्ति। आप इसे मजिस्ट्रेट का एक स्पेशल टूल किट समझ सकते हैं, जो खास तौर पर ऐसी ही उलझी हुई जमीनी समस्याओं को सुलझाने के लिए बनाया गया है। तो सवाल उठता है कि ये स्थानीय जांच या लोकल इन्वेस्टिगेशन आखिर है क्या भला? देखिए, बहुत आसान शब्दों में कहें तो ये कोर्ट का भेजा हुआ एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन है। मतलब मैजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को मौके पर भेजते हैं, वो वहां जाकर पूरी छानबीन करता है और अपनी रिपोर्ट सीधे कोर्ट में जमा कर देता है। इससे सीधा तरीका और क्या होगा सच का पता लगाने का? अच्छा, तो अब ये समझते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है, क्योंकि कानून ने इसके लिए बाकायदा एक पूरा ब्लूप्रिंट, एक खाका तैयार किया है। ऐसा नहीं है कि ये कोई मनमानी जांच हो, नहीं, ये एक तय कानूनी प्रक्रिया है और इसका हर कदम फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो देखिए, इसके 4 सीधे सीधे स्टेप्स हैं। सबसे पहला, आदेश, मैजिस्ट्रेट जांच का ऑर्डर देते हैं। दूसरा स्टेप, निर्देश, मैजिस्ट्रेट लिखित में साफ साफ बताते हैं कि क्या जांचना है, किन पॉइंट्स पर फोकस करना है।
तीसरा स्टेप, रिपोर्ट। जो जांच करने गया है वो मौके से अपनी पूरी जांच करके एक डिटेल रिपोर्ट जमा करता है। और फिर आता है चौथा और सबसे जरूरी कदम, वो है सबूत। जी हाँ, इस रिपोर्ट को कोर्ट में एक ऑफिशियल सबूत, एक एविडेंस के तौर पर पेश किया जाता है। और यहीं इस कानून की असली ताकत छिपी है। धारा 159 का क्लॉज 2 साफ साफ कहता है कि ऐसे व्यक्ति की रिपोर्ट को मामले में सबूत के तौर पर पढ़ा जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि वो जो रिपोर्ट आई है ना, वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि वो कोर्ट में एक पुख्ता सबूत है। उसको वही कानूनी वजन मिलेगा जो किसी दूसरे सबूत को मिलता है। अच्छा, अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल दिमाग में आता है कि भाई इस पूरी जांच का या अगर किसी एक्सपर्ट को बुलाना पड़ गया तो उसका खर्चा कौन देगा? तो अच्छी बात यह है कि कानून ने इस बारे में भी सोचा है और इसका जवाब दिया है। देखिए, यहाँ पर सारी पावर मजिस्ट्रेट के पास है। वही तय करेंगे कि जांच का और किसी एक्सपर्ट को बुलाने का खर्चा कौन सी पार्टी उठाएगी। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे ये पक्का होता है कि कहीं पैसे की कमी की वजह से सच सामने आने से रुक ना जाए। न्याय की प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के चलती रहनी चाहिए। तो चलिए अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और इसकी बड़ी पिक्चर को देखते हैं। मतलब आखिर ये शक्ति इतनी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ एक लीगल प्रोसेस नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये सीधे सीधे इंसाफ से, निष्पक्षता से और समाज में शांति बनाए रखने जैसे बड़े मकसदों से जुड़ी हुई हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इससे ये पक्का हो जाता है कि फैसले असलियत पर आधारित हों, सिर्फ हवाई बातों पर नहीं। दूसरी बात, इससे एक्सपर्ट सीधे कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बन जाते हैं, जिससे फैसले और भी सटीक होते हैं। और हाँ, इससे समाज में अमन चैन बना रहता है, क्योंकि जो छोटे मोटे लोकल झगड़े होते हैं ना, वो जल्दी और असरदार तरीके से सुलझ जाते हैं। कुल मिला के कहें तो ये शक्ति अदालत को वो आंखें दे देती है जिससे वो अपनी चारदीवारी के बाहर भी देख सके। और अब एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। जरा सोचिएगा कि ये एक अकेली शक्ति लोकल लेवल पर न्याय को स्पीड और फेयरनेस यानी तेजी और निष्पक्षता दोनों एक साथ कैसे दे सकती है? क्योंकि यकीन मानिए, इसी सवाल के जवाब में इस कानून की असली अहमियत छिपी हुई है। नमस्कार। अच्छा, कभी ये सोचा है कि जब कोई अदालत के आदेश को मानने से ही इनकार कर दे तो क्या होता है? आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 160 को समझने वाले हैं, जो ठीक इसी सिचुएशन से डील करती है, जब पब्लिक ऑर्डर का कोई आदेश तोड़ा जाता है। चलिए देखते हैं कि ये कानून आखिर काम कैसे करता है। तो सवाल यही है, मान लीजिए एक मजिस्ट्रेट ने एक फाइनल ऑर्डर जारी कर दिया, जो कानूनी तौर पर सबको मानना ही है। पर क्या होगा अगर कोई खड़ा होकर कह दे, मैं नहीं मानूंगा? बस इसी सवाल का जवाब हमें आज की इस चर्चा में मिलने वाला है। चलिए बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। सब कुछ तब शुरू होता है जब एक मैजिस्ट्रेट पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए एक फाइनल और बाइंडिंग ऑर्डर जारी करते हैं। मतलब इस पॉइंट पर सारी बहसें खत्म हो चुकी हैं, अब सिर्फ एक्शन का टाइम है। कानून में ना एक शब्द बहुत मायने रखता है, पूर्ण या एब्सोल्यूट। जब किसी आदेश को एब्सोल्यूट कह दिया जाता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि अब कोई बातचीत या मोलभाव की गुंजाइश नहीं है। वो आदेश समझो पत्थर की लकीर है और यहीं से एनफोर्समेंट की कार्रवाई शुरू होती है। तो मैजिस्ट्रेट करते क्या हैं? क्या वो सीधा फोर्स का इस्तेमाल करते हैं? नहीं। प्रोसेस का पहला कदम बहुत ही सधा हुआ है, एक फॉर्मल नोटिस। ये नोटिस सीधे उस व्यक्ति को भेजा जाता है जिसके खिलाफ आदेश दिया गया है। और हाँ, ये कोई मामूली चिट्ठी नहीं होती। कानून के हिसाब से इसमें 3 बातें बिल्कुल साफ साफ लिखी होनी चाहिए। पहली कि करना क्या है, दूसरी कब तक करना है, और तीसरी अगर नहीं किया तो फिर सजा क्या होगी। इससे क्या होता है, किसी भी तरह के कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। और ये कोई खाली धमकी नहीं है, समझ लीजिए। नोटिस में साफ लिखा होता है कि ऑर्डर ना मानने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। और यही बात इस चेतावनी को कानूनी तौर पर बहुत सीरियस बना देती है। अब यहां से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। उस इंसान के पास एक चॉइस होती है, या तो ऑर्डर मान ले या उसे इग्नोर कर दे। और उसका यही फैसला तय करेगा कि आगे क्या होने वाला है। और यहीं से मामला सीरियस होना शुरू हो जाता है। तो देखिए, अब 2 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता, व्यक्ति ऑर्डर मान ले, काम हो जाता है और मामला खत्म, सब कुछ ठीक। दूसरा रास्ता है अवज्ञा का। और अगर ऐसा होता है तो फिर मजिस्ट्रेट खुद एक्शन में आते हैं और उस काम को करवाते हैं। मतलब एक बात तो पक्की है, काम तो होकर ही रहेगा, चाहे सीधे तरीके से या वैसे।
चलिए अब पैसे की बात करते हैं। अगर मजिस्ट्रेट को खुद बीच में आकर काम करवाना पड़ा तो उसका खर्चा कौन उठाएगा? कानून बिल्कुल साफ कहता है कि जिस व्यक्ति ने ऑर्डर को नहीं माना वही इस पूरे काम की लागत के लिए जिम्मेदार होगा। इसका सिद्धांत बहुत सीधा है। उस काम को पूरा करने में जो भी लागत आई, चाहे वो मजदूरों की दिहाड़ी हो, मशीन का किराया हो, कुछ भी, सारा का सारा बिल उसी व्यक्ति के नाम फटेगा जिसने ओरिजिनल ऑर्डर को अनदेखा किया था। तो सवाल ये है कि ये वसूली होती कैसे है? कानून ने इसके लिए 3 तरीके बताए हैं। पहला, जो भी सामान ऑर्डर के तहत हटाया गया है उसे बेचा जा सकता है। दूसरा, उस व्यक्ति की कोई और चल संपत्ति जैसे गाड़ी उसे जब्त करके बेचा जा सकता है। और तीसरा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, अगर उसकी प्रॉपर्टी किसी दूसरे जिले में भी है तो भी उसे वहां के मजिस्ट्रेट की मदद से जब्त किया जा सकता है। मतलब बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया है। तो हमने ये तो देख लिया कि कानून ऑर्डर ना मानने वाले के साथ कितना सख्त है, लेकिन उन ऑफिसर्स का क्या जो इस कानून को लागू कर रहे हैं? इस प्रोसेस का आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा उनकी सेफ्टी से ही जुड़ा है। ये जो लाइन स्क्रीन पर दिख रही है, ये सीधे कानून से उठाई गई है और ये बहुत पावरफुल है। ये साफ साफ कहती है कि अगर किसी अधिकारी ने इस धारा के तहत सद्भावना यानी गुड फेथ में कोई काम किया है तो उसके खिलाफ कोई केस नहीं हो सकता। ये उन्हें अपना काम बिना डरे पूरी ईमानदारी से करने की एक तरह की ढाल देती है। तो ये सद्भावना या गुड फेथ का कानूनी मतलब क्या है? बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है ईमानदारी से, बिना किसी गलत इरादे के, और ये विश्वास रखते हुए काम करना कि जो भी किया जा रहा है वो कानूनी तौर पर सही है। ये प्रोटेक्शन अधिकारियों को फालतू के या फिर बदला लेने के लिए किए गए मुकदमों से बचाती है, बशर्त यह है कि वो अपना काम सही तरीके से कर रहे हों। तो सब कुछ मिलाकर देखें तो ये धारा 160 आखिर है क्या? देखिए, ये पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने का एक पूरा का पूरा सिस्टम है। ये एक साफ सुथरा प्रोसेस बताती है, खर्चे की जिम्मेदारी तय करती है, ऑफिसर्स को कानूनी सुरक्षा देती है और सबसे बड़ी बात ये पक्का करती है कि मजिस्ट्रेट के आदेशों का सम्मान हो। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। देखिए, इस तरह के कानून पब्लिक ऑर्डर के लिए जरूरी तो हैं, लेकिन ये कहीं का कहीं व्यक्तिगत अधिकारों पर भी असर डालते हैं। तो एक समाज को इन दोनों के बीच यानी तेज सार्वजनिक व्यवस्था और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच सही बैलेंस कैसे बनाना चाहिए, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। चलिए एक ऐसी स्थिति की कल्पना करते हैं जहां जनता पर कोई खतरा मंडरा रहा हो, और वो भी तुरंत। ऐसे में क्या कोई ऐसी शक्ति है जो इंतजार किए बिना फौरन कार्रवाई कर सके? आज हम कानून की ठीक इसी आपातकालीन शक्ति यानी धारा 16(1) को समझने वाले हैं। तो सोचिए, एक गंभीर खतरा है, हर पल कीमती है। ऐसे में सिस्टम को कौन संभालेगा? किसके पास ये पावर है कि वो तुरंत एक्शन ले? यही सवाल हमें उस कानून की तरफ ले जाता है जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। देखिए, ऐसी ही इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में एक खास प्रावधान है, और इसका मकसद सिर्फ रिएक्शन देना नहीं है, बल्कि खतरे को बढ़ने से पहले ही रोक देना है। ये धारा खास तौर पर उन आपात स्थितियों के लिए ही बनाई गई है जहां पूरी सुनवाई का इंतजार करने का मतलब एक बड़ी तबाही हो सकता है। और हां, एक बात पर ध्यान देना जरूरी है, ये एक निवारक उपाय है, मतलब सजा देने के लिए नहीं, बल्कि नुकसान होने से रोकने के लिए। तो सवाल ये है कि आखिर ये कौन सी शक्ति है जिसका इस्तेमाल एक मैजिस्ट्रेट इन नाजुक पलों में कर सकता है? चलिए इसे समझते हैं। इस पावर को कहते हैं निषेधाज्ञा या इंजंक्शन। इसे आप एक कानूनी स्टॉप सिग्नल की तरह समझ सकते हैं। ये किसी भी ऐसी एक्टिविटी को फौरन रोकने का आदेश है जिससे नुकसान हो सकता है, बिल्कुल एक इमरजेंसी ब्रेक की तरह। कानून में इस्तेमाल हुए ये शब्द बहुत मायने रखते हैं। ये इस पावर के इस्तेमाल के लिए एक बहुत ऊंची शर्त तय करते हैं। मतलब साफ है, इसका उपयोग किसी छोटी मोटी असुविधा के लिए नहीं हो सकता, बल्कि सिर्फ तब जब खतरा असली हो, तत्काल हो और गंभीर हो। तो ये पावर असल में काम कैसे करती है? चलिए कानून के हिसाब से इसकी पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, कानून ने खतरे से निपटने के लिए एक बिल्कुल साफ 3 स्टेप की प्रक्रिया बताई है। इससे ये पक्का होता है कि कार्रवाई भले ही तुरंत हो, लेकिन वो हमेशा व्यवस्थित और नियमों के दायरे में हो। और यही प्रावधान इस आदेश को असली ताकत देता है।
अगर कोई व्यक्ति आदेश को मानने से इनकार कर दे तो मजिस्ट्रेट के पास खुद खतरा रोकने का अधिकार होता है। इसका मतलब यह है कि जनता की सुरक्षा किसी एक व्यक्ति की मर्जी पर निर्भर नहीं कर सकती। लेकिन एक सवाल उठता है, उस अधिकारी की रक्षा कौन करता है जिसे इतनी तेजी से इतने बड़े जोखिम वाला फैसला लेना पड़ता है? अच्छी बात यह है कि कानून इसका भी ध्यान रखता है। कानून में ये एक बहुत जरूरी सुरक्षा कवच है। इसका मकसद अधिकारियों को हिम्मत देना है कि वे संकट के समय बिना किसी डर के तेजी से और निर्णायक रूप से काम कर सकें, क्योंकि अगर अधिकारी ही डरेंगे तो जनता की रक्षा कौन करेगा? इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जब तक मैजिस्ट्रेट का इरादा जनता की रक्षा करना है और उन्होंने नेक नियति से काम किया है, कानून उन्हें किसी भी तरह के मुकदमों से बचाता है। यहाँ नियत सबसे ज्यादा जरूरी है। आखिर में ये पूरा कानून शासन में एक बहुत ही बुनियादी चीज को संतुलित करने की कोशिश है। एक तरफ है जनता की सुरक्षा और दूसरी तरफ है शक्ति का सही इस्तेमाल। धारा 161 इन्हीं दो जरूरी सिद्धांतों में एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। ये इमरजेंसी में एक्शन लेने की पावर तो देती है, लेकिन साथ ही ये भी तय करती है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ तभी हो जब जनता की सुरक्षा वाकई दांव पर लगी हो। कानून हमें एक फ्रेमवर्क तो देता है, लेकिन ये सवाल हमेशा बना रहता है और यही हमें इस सोच के साथ छोड़ जाता है कि एक सुरक्षित समाज के लिए हम अधिकारियों को कितनी शक्ति देने को तैयार हैं और साथ ही हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि उस शक्ति का इस्तेमाल हमेशा समझदारी से हो। नमस्कार। कभी सोचा है कि अगर कोई पब्लिक में शांति भंग कर रहा हो तो उसे फौरन कैसे रोका जाता है? आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 162 को समझने वाले हैं, जो अधिकारियों को बिल्कुल यही पावर देती है। तो समाज में शांति बनाए रखने के लिए कानून आखिर करता क्या है? देखिए, ये सिर्फ सजा देने के बारे में नहीं है, बल्कि ये समस्या को शुरू होने से पहले ही रोकने के बारे में भी है। और बस यहीं पर प्रिवेंटिव लॉ यानी कि निवारक कानून काम आता है। अब ये जो प्रिवेंटिव पावर है, इसका सोर्स है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का चैप्टर 11 और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, पब्लिक ऑर्डर बनाए रखना। इस चैप्टर का मेन आइडिया ये है कि अधिकारियों को कानूनी ताकत दी जाए ताकि वो गड़बड़ी होने का इंतजार न करें, बल्कि उसे होने से पहले ही रोक दें। मतलब प्रोएक्टिव एक्शन, रिएक्टिव नहीं। मकसद ये है कि शांति भंग होने की नौबत ही ना आए। और इसी चैप्टर के अंदर एक बहुत ही पावरफुल टूल है, सेक्शन 162। तो चलिए अब जरा इसमें गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर ये है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है। सीधे शब्दों में कहें तो ये सेक्शन अधिकारियों को पब्लिक न्यूसेंस यानी सार्वजनिक उपद्रव को रोकने की डायरेक्ट पावर देता है। पर इसका असली मतलब क्या है और ये पावर है किसके पास? जाहिर है, इतनी बड़ी पावर हर किसी को तो नहीं दी जा सकती। तो फिर सवाल ये उठता है कि कानून ये अधिकार आखिर देता किसे है? देखिए, ये पावर बहुत सोच समझकर सिर्फ कुछ गिने चुने अधिकारियों को दी गई है। ऐसा इसलिए ताकि इसका कोई गलत इस्तेमाल ना हो और इसे सिर्फ वही लोग इस्तेमाल करें जो अनुभवी हैं और जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं। तो कौन है ये अधिकारी? लिस्ट में आते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और दूसरे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जिन्हें स्टेट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ये पावर दी हो। कुछ मामलों में अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ये पावर डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी दी जा सकती है। तो आप देख सकते हैं कि ये पावर एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर लेवल्स पर ही रखी गई है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि पावर किसके पास है, पर जब ये अधिकारी इस पावर का इस्तेमाल करते हैं तो वो असल में किस तरह का ऑर्डर जारी कर सकते हैं? प्रोसेस बहुत सीधा साधा है और इसे जानबूझकर तेज बनाया गया है। स्टेप 1, किसी पब्लिक न्यूसेंस यानी सार्वजनिक उपद्रव को पहचाना जाता है। स्टेप 2, जो व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार है उसे वो काम रोकने का ऑर्डर दिया जाता है। इसका मकसद है लंबी कानूनी कार्रवाई का इंतजार किए बिना फौरन एक्शन लेना। कानून के शब्द बिल्कुल साफ हैं। किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक उपद्रव को न दोहराने या जारी न रखने का आदेश। इसका मतलब समझिए, ये ऑर्डर सिर्फ उस उपद्रव को उसी वक्त नहीं रोकता, बल्कि ये भी पक्का करता है कि वो व्यक्ति भविष्य में दोबारा ऐसा न करे। अब ये सारी बात पब्लिक न्यूसेंस या सार्वजनिक उपद्रव शब्द पर आकर टिक जाती है, पर सवाल ये है कि कानून की नज़र में इसका मतलब क्या है? किसे कहेंगे पब्लिक न्यूसेंस? और मजे की बात यह है कि सेक्शन 162 खुद पब्लिक न्यूसेंस को डिफाइन नहीं करता। इसके लिए यह हमें दूसरे कानूनों की तरफ भेजता है, जैसे कि भारतीय न्याय संहिता।
मिसाल के तौर पर देर रात को बहुत तेज म्यूजिक बजाना जिससे पूरे मोहल्ले की नींद खराब हो रही हो, हाँ, उसे पब्लिक न्यूसेंस माना जा सकता है। इससे पता चलता है कि हमारा लीगल सिस्टम कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक कानून दूसरे कानून पर निर्भर करता है। इससे पूरे सिस्टम में एक जैसी समझ बनी रहती है और हर कानून को, हर एक शब्द को बार बार डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब तक हमने देख लिया कि सेक्शन 162 क्या है, इसे कौन इस्तेमाल कर सकता है और ये काम कैसे करता है। लेकिन अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, ये कानून हम सबके लिए इतना ज़रूरी क्यों है? इसकी बड़ी पिक्चर क्या है? सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि सेक्शन 162 एक प्रिवेंटिव यानी निवारक उपाय है, पनिशमेंट देने वाला यानी दंडात्मक नहीं। इसे ऐसे समझिए, ये आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड बुलाने जैसा नहीं है, बल्कि ये किसी को माचिस की तीली जलाने से रोकने जैसा है। इसका मकसद सजा देना नहीं है, बल्कि समस्या को जड़ से ही रोकना है। और आखिर में ये कानून हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है, समाज की शांति और व्यवस्था बनाए रखने और एक व्यक्ति की अपनी आज़ादी के बीच सही बैलेंस कहाँ पर है। सेक्शन 162 जैसी पावर असल में इसी मुश्किल संतुलन को साधने की एक कोशिश है। नमस्कार। अक्सर हम लोग खबरों में सुनते हैं, है ना, कि भाई सरकार ने इस जगह पर लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी है। पर कभी सोचा है कि ये होता कैसे है? आखिर वो कौन सा कानून है जो सरकार को ये ताकत देता है? आज हम उसी कानून को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही उठता है कि सरकार सार्वजनिक सभाओं को कब और कैसे प्रतिबंधित कर सकती है। देखिए, ये सवाल किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत बहुत अहम है और इसका जवाब हमें मिलता है भारत के एक खास कानून में, जिसे हम कहते हैं धारा 163। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि भाई इस तरह के कानून की जरूरत ही क्यों है, मतलब इसका असली मकसद क्या है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि समाज में कोई बड़ी गड़बड़ी होने का डर है, कोई अव्यवस्था फैल सकती है, तो ये कानून एक तरह से एक इमरजेंसी ब्रेक की तरह काम करता है। इससे तुरंत लागू किया जा सकता है ताकि शांति बनी रहे और हालात काबू से बाहर ना निकल जाएं। ठीक है, तो अब जरा इस कानून के अंदर झांक कर देखते हैं कि इसकी प्रावधान क्या है, इसमें आखिर लिखा क्या क्या है। तो देखिए, ये कानून कुछ खास मजिस्ट्रेटों को एक लिखित आदेश जारी करने की पावर देता है, पर सवाल है कब? सिर्फ तत्काल मामलों में, मतलब एकदम अर्जेंट सिचुएशन में, या जब किसी आशंकित खतरे, मतलब किसी ऐसे खतरे का अंदाजा हो जिसे फौरन रोकना जरूरी है। और ये जो शब्द है ना, तत्काल और आशंकित, ये बहुत बहुत जरूरी हैं। तो ये आदेश जारी कौन कर सकता है? क्या कोई भी कर सकता है? जी नहीं, ये पावर सिर्फ कुछ ही लोगों के पास है, जैसे कि जिला मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या फिर कोई और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जिसे राज्य सरकार ने खास तौर पर ये शक्ति दी हो। अब ये आदेश किन हालात में जारी किया जा सकता है? तो देखिए, ये कानून कई तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए है, जैसे कि सार्वजनिक शांति में कोई रुकावट आ रही हो, किसी की जान या सेहत को खतरा हो, या फिर दंगे या बलवे जैसी किसी स्थिति को रोकना हो। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि ये कानून क्या है और क्यों है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पावर का इस्तेमाल होता कैसे है, और सबसे ज़रूरी बात, इसकी लिमिट्स क्या हैं, इसकी सीमाएं क्या हैं। देखिए, इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि ये आदेश बहुत टारगेटेड भी हो सकता है और बहुत ब्रॉड भी। मतलब ये किसी एक खास इंसान को कोई काम करने से रोकने के लिए भी हो सकता है, या फिर किसी पूरे इलाके में आम जनता पर भी लागू किया जा सकता है। ये सब उस वक्त की सिचुएशन पर डिपेंड करता है। एक बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये कि मजिस्ट्रेट का जारी किया गया कोई भी आदेश हमेशा टेम्परेरी होता है, मतलब अस्थायी। ये 2 महीने से ज्यादा वक्त के लिए लागू नहीं रह सकता, और ये एक बहुत ही जरूरी सेफ्टी मैकेनिज्म है ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो। हाँ, लेकिन अगर राज्य सरकार को लगता है कि खतरा अभी टला नहीं है, तो वो इस आदेश को आगे बढ़ा सकती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक। पर यह भी जान लीजिए कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ गंभीर हालात में ही किया जा सकता है। और इमरजेंसी सिचुएशंस में ये आदेश एक्स पार्टे भी पास किया जा सकता है। अब एक्स पार्टे का मतलब है बिना दूसरे पक्ष को सुने, मतलब जिस व्यक्ति पर इसका असर पड़ रहा है उसे सुने बिना ही आदेश जारी कर दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ी पावर है और इसका इस्तेमाल तभी होता है जब नोटिस देने का बिल्कुल भी वक्त ना हो। तो अब सवाल ये है कि अगर किसी को लगे कि ये आदेश गलत है तो वो क्या कर सकता है?
अच्छी बात यह है कि कानून के अंदर ही इस आदेश को चैलेंज करने का यानी चुनौती देने का एक पूरा प्रोसेस दिया गया है। अब देखिए, सिर्फ कानून की किताब में जो लिखा है वही काफी नहीं है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी टाइम टाइम पर इस पावर के लिमिट्स को साफ किया है, और ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसमें एक बहुत ही लैंडमार्क केस है, अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ का। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अहम बात कही। कोर्ट ने साफ किया कि इस कानून का इस्तेमाल लोगों की राय या उनकी शिकायतों की जायज अभिव्यक्ति को रोकने के लिए एक हथियार की तरह नहीं किया जा सकता। मतलब इसे लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से 3 बड़ी बातें निकल कर आईं। पहली, ये कानून सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के लिए है। दूसरी, इसका इस्तेमाल किसी जायज असहमति या विरोध की आवाज को दबाने के लिए नहीं हो सकता। और तीसरी, बार बार एक के बाद एक आदेश जारी करना ये पावर का गलत इस्तेमाल माना जाएगा। तो ये सारी बातें हमें इस पूरे टॉपिक के कह सकते हैं कि दिल में ले आती हैं, और वो है एक बहुत ही जरूरी बैलेंस का सवाल, एक संतुलन का सवाल। सोचिए, एक तराजू है, उसके एक पल्ले पर है राज्य की जिम्मेदारी यानी पब्लिक सेफ्टी, समाज की सुरक्षा, और दूसरे पल्ले पर है लोगों के मौलिक अधिकार, उनकी आज़ादी। धारा 163 असल में इन्हीं दोनों के बीच एक बैलेंस, एक संतुलन बनाने की कोशिश करती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि कोई भी समाज अपनी तात्कालिक सुरक्षा और अपनी जरूरी आज़ादी के बीच सही बैलेंस कैसे बनाए। इस कानून को समझना हमें इस बहुत बड़ी और जरूरी बहस में बेहतर तरीके से शामिल होने में मदद करता है। इस पर सोचना बहुत जरूरी है। क्या होता है जब पड़ोसियों के बीच एक छोटा सा झगड़ा एक बड़ा बवाल बन जाता है, जब लगता है कि बात हाथ से निकलने वाली है? आज हम एक ऐसे ही कानूनी टूल को समझने वाले हैं जो ठीक इसी स्थिति को संभालने के लिए बनाया गया है, इससे पहले कि एक छोटी सी चिंगारी आग बन जाए। जरा सोचिए, 2 पड़ोसियों में एक बाढ़ को लेकर कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि माहौल में तनाव है और शांति भंग होने का पूरा खतरा है। तो यहीं पर कानून को बीच में आना पड़ता है। लेकिन सवाल यह है, कैसे? चलिए, इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हम इसे 5 आसान हिस्सों में बांट लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये तनाव का बिंदु आखिर है क्या। फिर जानेंगे उस कानूनी टूल के बारे में जो शांति बनाए रखने के लिए है। फिर देखेंगे कि मजिस्ट्रेट कैसे काम करते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी, कब्जे और मालिकाना हक के बीच का फर्क समझेंगे। और आखिर में जानेंगे कि इस पूरे फैसले की अपनी सीमाएं क्या हैं। तो चलिए, सबसे पहले उस नाजुक मोड़ को समझते हैं। देखिए, ये सब तब शुरू होता है जब जमीन या पानी से जुड़ा कोई मामूली सा विवाद इतना बढ़ जाता है कि उससे आसपास की शांति भंग होने का खतरा पैदा हो जाए। उस पॉइंट पर यह सिर्फ 2 लोगों का निजी मामला नहीं रह जाता। और ठीक यहीं पर मैदान में आता है हमारा आज का शांतिदूत, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 164। ये वो कानूनी हथियार है जिसे खास तौर पर ऐसी ही विस्फोटक स्थितियों को काबू में करने के लिए बनाया गया है। तो आखिर ये धारा 164 है क्या? अगर आसान शब्दों में कहूं तो ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के हाथ में एक इमरजेंसी ब्रेक की तरह है, जिसे वो संपत्ति से जुड़े विवादों में खींचते हैं। लेकिन इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, लड़ाई झगड़ा और हिंसा को रोकना। और हाँ, ये कानून सिर्फ जमीन के खाली टुकड़ों पर लागू नहीं होता। इसका दायरा काफी बड़ा है। इसमें बिल्डिंग्स, बाजार, मछली पालन वाले तालाब, फसलें और यहां तक कि किसी प्रॉपर्टी से आने वाला किराया या मुनाफा भी शामिल है। लेकिन यहां एक पेंच है। ऐसा नहीं है कि मैजिस्ट्रेट जब चाहें इस पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, इसके लिए 2 शर्तों का पूरा होना जरूरी है। पहली, जाहिर है, संपत्ति को लेकर एक असली विवाद होना चाहिए। और दूसरी, मैजिस्ट्रेट को इस बात का यकीन होना चाहिए कि इस विवाद से शांति भंग होने का सच में खतरा है। ये दोनों शर्तें एक साथ पूरी होनी जरूरी है। तो चलिए, अब देखते हैं कि ये प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है। आप मैजिस्ट्रेट को एक रेफरी की तरह समझ सकते हैं, जिसका काम फाउल होने पर खेल को रोकना है, ये तय करना नहीं कि मैच आखिर में जीतेगा कौन। तो होता कुछ यूं है, मजिस्ट्रेट तक पुलिस या किसी और जरिए से खबर पहुंचती है। वो फौरन दोनों पार्टीज को कोर्ट में हाजिर होने का एक लिखित आदेश भेजते हैं। फिर दोनों पार्टियां अपना अपना पक्ष रखती हैं, लेकिन सिर्फ इस बात पर कि उस समय जमीन पर असल कब्जा किसका था। मजिस्ट्रेट दोनों के बयान और सबूतों को देखते हैं और फिर ये तय करते हैं कि आदेश वाले दिन प्रॉपर्टी किसके कब्जे में थी।
और इसमें एक बहुत ही जरूरी नियम है जो किसी की जबरदस्ती पर रोक लगाता है। अगर किसी को कार्यवाही शुरू होने से ठीक 2 महीने के अंदर जबरदस्ती और गलत तरीके से प्रॉपर्टी से निकाल दिया गया हो तो मजिस्ट्रेट उसी व्यक्ति को कब्जे में मान सकते हैं। ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है ताकि कोई अपनी ताकत का गलत फायदा न उठा पाए। और अब हम इस कानून की सबसे जरूरी बात पर आते हैं, एक ऐसी बात जिसे लेकर अक्सर कंफ्यूजन होता है। तो सबसे अहम बात क्या है? धारा 164 सिर्फ और सिर्फ कब्जे की बात करती है, मतलब उस पल में प्रॉपर्टी इस्तेमाल कौन कर रहा है। इसका लक्ष्य है फौरन हिंसा रोकना, जबकि मालिकाना हक यानी ओनरशिप की प्रॉपर्टी का असली कानूनी मालिक कौन है, ये एक बिल्कुल अलग सवाल है और इसका फैसला एक सिविल कोर्ट में होता है, एक लंबी पूरी डिटेल्ड प्रक्रिया के बाद। और ये कानूनी नोट इसी बात को और भी साफ कर देता है, मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि कागज मेरे नाम पर हैं इसलिए कब्जा मुझे दो। इस धारा का मकसद ये है ही नहीं। और इस सिद्धांत पर देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगाई है। मोहम्मद शाकिर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाले मामले में कोर्ट ने साफ कर दिया था कि इन कार्यवाहियों में मजिस्ट्रेट का काम सिर्फ कब्जे का सच पता करना है, मालिकाना हक पर कोई भी फैसला देना नहीं है। अच्छा, तो जब मजिस्ट्रेट अपना फैसला सुना देते हैं तो उसके बाद क्या होता है? चलिए देखते हैं कि इस आदेश का असली मतलब क्या है और इसकी अपनी लिमिटेशंस क्या हैं। तो देखिए, मजिस्ट्रेट के आदेश में ये बातें हो सकती हैं। वो ये ऐलान कर सकते हैं कि फिलहाल कब्जा किस पार्टी का माना जाएगा। वो दूसरी पार्टी को उस कब्जे में दखल देने से रोक सकते हैं और अगर किसी को जबरदस्ती हटाया गया था तो उसे कब्जा वापस भी दिला सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात, ये आदेश तब तक ही लागू रहता है जब तक कोई सिविल कोर्ट इस पर अपना अंतिम फैसला नहीं सुना देता। कहने का मतलब यह है कि मजिस्ट्रेट का आदेश कहानी का अंत नहीं है, ये तो बस एक फर्स्ट एड की तरह है, घाव पर पट्टे लगाना ताकि खून बहना बंद हो जाए। असली इलाज यानी मालिकाना हक पर आखिरी फैसला वो तो सिविल कोर्ट में ही होगा। तो घूम फिरकर हम एक ही बात पर आते हैं, इस पूरी कवायद का, इस पूरे सेक्शन का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, शांति भंग होने से रोकना। दैट्स इट। तो अगर इस पूरी बातचीत से एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, धारा 164 एक कानूनी रेफरी है। इसका काम है लड़ाई रोकने के लिए सीटी बजाना, ये बताने के लिए नहीं कि मैच का असली विनर कौन है। वो फैसला तो किसी और दिन किसी और कोर्ट में होगा। और जाते जाते हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, जब समाज में विवाद होते हैं तो क्या फौरन शांति कायम करना ज्यादा जरूरी है या फिर अंतिम न्याय का लंबा इंतजार करना? इस कानून का पूरा दर्शन इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमता है। इस पर जरूर सोचिएगा। कभी सोचा है कि जब जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा 2 परिवारों के बीच एक बड़े झगड़े की वजह बन जाता है तो कानून क्या करता है? तो चलिए आज इसी को समझते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सेक्शन 165 के जरिए, जो ऐसे ही विस्फोटक हालात को संभालने के लिए बनाया गया है। सोचिए जरा, एक प्रॉपर्टी को लेकर 2 पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया है कि वो किसी भी पल आपस में भिड़ सकते हैं। हवा में तनाव है और हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। तो सवाल यह है कि हिंसा भड़कने से ठीक पहले इसे रोकेगा कौन? और बस यहीं पर एंट्री होती है सेक्शन 165 की। इसका मकसद ये तय करना नहीं है कि जमीन किसकी है, बल्कि एक बड़े पब्लिक झगड़े को शुरू होने से पहले ही रोक देना है। देखिए, ये कानून एक मजिस्ट्रेट को एक खास पावर देता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तब जब शांति भंग होने का यानी झगड़ा होने का एक असली और उदंडी खतरा हो। यही इस पूरी कानूनी प्रक्रिया का ट्रिगर पॉइंट है। ठीक है, तो एक मजिस्ट्रेट कब दखल दे सकते हैं? सेक्शन 165 में 3 खास परिस्थितियां बताई गई हैं। पहली, अगर मामला इमरजेंसी का हो। दूसरी, अगर यह साफ हो कि दोनों में से किसी भी पार्टी का उस प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं था। और तीसरी, अगर पहली नज़र में यह पता लगाना ही नामुमकिन हो कि असल में कब्जा था किसका। तो सवाल यह है कि मजिस्ट्रेट असल में कर क्या सकते हैं? उनके पास सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत असरदार टूल किट है, जिसमें 2 मेन टूल्स हैं। आइए इसे समझते हैं। पहला टूल है अटैचमेंट या कुर्की। इसका सीधा मतलब है कि मजिस्ट्रेट उस विवादित प्रॉपर्टी को टेम्परेरी तौर पर अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। ये एक तरह से लीगल पॉज बटन दबाने जैसा है। झगड़े की वजह को ही कुछ समय के लिए सीन से हटा दिया जाता है, ताकि कोई उस पर लड़ी ना सके जब तक कि एक सही कोर्ट ये फैसला न कर दे कि हक किसका है। और दूसरा टूल है रिसीवर की नियुक्ति।
अब मान लीजिए अगर प्रॉपर्टी ऐसी है जिसकी देखभाल जरूरी है, जैसे कोई खेत है या कोई चलता हुआ बिजनेस, तो मजिस्ट्रेट एक न्यूट्रल व्यक्ति को रिसीवर के तौर पर अपॉइंट कर सकते हैं। ये रिसीवर मजिस्ट्रेट के कंट्रोल में उस प्रॉपर्टी को मैनेज करता है। अब ये पॉइंट बहुत दिलचस्प है। ये अटैचमेंट हमेशा के लिए नहीं होता। अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि शांति भंग होने का खतरा अब टल गया है, तो वो किसी भी समय अटैचमेंट को हटा सकते हैं। इससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये सिर्फ एक टेम्परेरी उपाय है जो सीधे सीधे हिंसा के खतरे से जुड़ा है। लेकिन एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। मजिस्ट्रेट की ये पावर एक इमरजेंसी उपाय तो है, लेकिन ये आखिरी फैसला नहीं है। यहाँ पावर्स की एक हायरार्की है और मजिस्ट्रेट का आदेश उस हायरार्की में टॉप पर नहीं है। चलिए इस स्लाइड पर एक नजर डालते हैं। ये सारा फर्क एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है मजिस्ट्रेट का आदेश, जिसका एक ही मकसद है, शांति भंग को रोकना। ये एक फर्स्ट एड की तरह है, इसीलिए ये टेम्परेरी होता है। दूसरी तरफ है सिविल कोर्ट का आदेश। इसका काम विवाद की जड़ तक जाना है, यानी प्रॉपर्टी के असली अधिकार तय करना। इसलिए इसका फैसला फाइनल और सब पर लागू होता है। एक पब्लिक ऑर्डर देखता है तो दूसरा लीगल हक। लेकिन असली सवाल यह है कि जब इस सीन में सिविल कोर्ट की एंट्री होती है, तब क्या होता है? इसका जवाब हमें सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही अहम केस से मिलता है, जो इस पूरे समीकरण को हमेशा के लिए साफ कर देता है। धर्मपाल बनाम रामश्री केस में सुप्रीम कोर्ट के शब्द बिल्कुल शीशे की तरह साफ थे कि जिस पल एक सिविल कोर्ट एक्शन लेता है, मजिस्ट्रेट का अटैचमेंट का आदेश अपने आप खत्म हो जाता है। मतलब उसमें कोई अगर मगर की गुंजाइश ही नहीं है। और इसके पीछे का लॉजिक बहुत सीधा है। एक बार जब एक बड़ी अदालत उस विवाद को अपने हाथ में ले लेती है, तो शांति भंग होने की वो वजह ही खत्म हो जाती है जिसके लिए मजिस्ट्रेट ने दखल दिया था। अब क्योंकि झगड़े का मेन कारण बड़ी अदालत के कंट्रोल में है, तो इमरजेंसी वाले उपाय की जरूरत ही नहीं रह जाती। तो चलिए अब सारी कड़ियों को जोड़ते हैं और समझते हैं कि सेक्शन 165 का असली मकसद, इसका कोर टेक अवे क्या है, जो कि बहुत सीधा और स्पष्ट है। तो इस पूरी बातचीत के जो सबसे अहम पॉइंट्स हैं वो ये रहे। पहला, ये पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने का एक टूल है। दूसरा, ये तय नहीं करता कि प्रॉपर्टी का मालिक कौन है। तीसरा, इसकी पावर टेम्पररी और बचाव के लिए है। और चौथा और सबसे जरूरी, ये हमेशा सिविल कोर्ट के आदेशों के नीचे काम करता है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आता है, क्या ये शक्ति पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए एक बहुत जरूरी टूल है, या फिर ये फाइनल फैसले से पहले निजी विवादों में एक तरह का सरकारी हस्तक्षेप है? ये एक ऐसा सवाल है जो हिंसा को रोकने और निजी अधिकारों के बीच के नाजुक संतुलन पर हमें सोचने पर मजबूर करता है। तो चलिए आज समझते हैं भारत के एक बहुत ही काम के कानून को, धारा 166। ये वो कानून है जो जमीन या पानी से जुड़े छोटे-मोटे झगड़ों को एक बड़ा रूप लेने से रोकता है। आइए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। जरा सोचकर देखिए, किसी गांव में एक ही कुआं है जिसे सब इस्तेमाल करते हैं, और कोई अचानक उस पर अपना हक जताने लगे, या फिर जिस रास्ते से पूरा गांव गुजरता है उसे कोई बंद कर दे। माहौल में कितना तनाव आ सकता है ना? तो सवाल ये है कि लड़ाई झगड़ा शुरू होने से पहले कानून क्या करता है? आज हम यही जानने वाले हैं। अच्छा, यहां पर एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ये कानून मालिकाना हक यानी ओनरशिप की बात करता ही नहीं है। इसका पूरा फोकस इस बात पर है कि किसी चीज को इस्तेमाल करने का अधिकार किसके पास है। हो सकता है जमीन किसी और की हो, पर क्या उसे इस्तेमाल करने का हक किसी और के पास है? सारा फोकस इसी एक बात पर है। और बस यहीं पर एंट्री होती है मजिस्ट्रेट की। ऐसे मामलों में वो इस्तेमाल करते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 166 को। ये एक ऐसा कानूनी जरिया है जिसे खास तौर पर ऐसे विवादों को शांति से सुलझाने के लिए ही बनाया गया है। तो ये उपयोग का अधिकार, यह है क्या चीज आखिर? बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये किसी और की जमीन या पानी को इस्तेमाल करने का एक कानूनी हक है, जैसे किसी के खेत से होकर अपने खेत तक जाने का रास्ता। ये मालिकाना हक नहीं है, ये सिर्फ इस्तेमाल का अधिकार है। तो कोई मजिस्ट्रेट इस धारा का इस्तेमाल कब कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए 3 शर्तें हैं जो पूरी होनी ही चाहिए। पहली, कि जमीन या पानी के इस्तेमाल को लेकर कोई झगड़ा हो। दूसरी, उन्हें इसकी जानकारी पुलिस या किसी और सोर्स से मिली हो। और तीसरी, और शायद सबसे अहम शर्त, कि उस झगड़े की वजह से शांति भंग होने का खतरा हो।
आखिर कानून का असली मकसद तो शांति बनाए रखना ही है। तो ठीक है, मान लेते हैं कि ये तीनों शर्तें पूरी हो गईं। अब आगे क्या होगा? चलिए शिकायत दर्ज होने से लेकर आखिरी फैसले तक का पूरा सफर समझते हैं। ये पूरी प्रक्रिया ना 4 बहुत ही सीधे साधे स्टेप्स में बटी हुई है। सबसे पहले है रिपोर्ट, जब मैजिस्ट्रेट को ये पक्का यकीन हो जाता है कि हाँ, विवाद सच में गंभीर है। इसके बाद दूसरा स्टेप है समन, जिसमें दोनों पार्टियों को कोर्ट में बुलाया जाता है ताकि वो अपना अपना पक्ष रख सकें। फिर बारी आती है तीसरे स्टेप की, जो है जांच। यहाँ मैजिस्ट्रेट दोनों तरफ की दलीलें सुनते हैं, सबूतों को परखते हैं और आखिर में आता है चौथा स्टेप, यानी आदेश। पूरी जांच के बाद मैजिस्ट्रेट ये तय करते हैं कि इस्तेमाल का अधिकार बनता है या नहीं, और अगर बनता है तो वो किसी भी तरह की रुकावट को हटाने का ऑर्डर दे सकते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पेंच है। अगर कोई ऐसे अधिकार का दावा कर रहा है जो साल भर इस्तेमाल होता है, तो उससे ये साबित करना होगा कि शिकायत करने से ठीक पहले के 3 महीनों के अंदर उसने उस अधिकार का इस्तेमाल किया है। ये टाइम लिमिट बहुत मायने रखती है। अच्छा, तो ये तो हुई उन अधिकारों की बात जो साल भर इस्तेमाल होते हैं। पर उनका क्या, जो मौसमी हैं? मान लीजिए कोई कच्चा रास्ता है जो सिर्फ बरसात के मौसम में खेतों तक जाने के लिए काम आता है। ऐसे मामलों में ये साबित करना होगा कि पिछले मौसम में उस रास्ते का इस्तेमाल हुआ था। ये नियम पक्का करता है कि सिर्फ हाल ही में इस्तेमाल हो रहे अधिकारों को ही सुरक्षा मिले। अब देखिए, किसी चीज को अच्छे से समझने का एक तरीका यह भी होता है कि हम ये समझें कि वो क्या नहीं है। तो चलिए अब धारा 166 की तुलना कुछ दूसरे मिलते जुलते कानूनों से करते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क है उपयोग और कब्जे के बीच का। धारा 166 का फोकस है उपयोग के अधिकार पर, यानी राइट ऑफ यूजर, जबकि धारा 164 देखती है वास्तविक कब्जे यानी एक्चुअल पोजेशन के विवादों को। एक में सवाल है क्या मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूं, और दूसरे में सवाल है क्या ये मेरा है। अब बात करते हैं मैजिस्ट्रेट्स की ताकत की। यहां भी जमीन आसमान का फर्क है। धारा 166 में मैजिस्ट्रेट सिर्फ दखल अंदाजी पर रोक लगा सकते हैं, लेकिन धारा 165 जो इमरजेंसी के लिए है, उसमें वो पूरी की पूरी संपत्ति को ही कुर्क यानी अपने कब्जे में ले सकते हैं। जाहिर है ये एक बहुत सख्त कदम है। एक और बड़ा अंतर है इनके काम करने के तरीके में। देखिए, धारा 166 निवारक है, यानी ये समस्या को होने से पहले ही रोक देती है, प्रिवेंटिव एक्शन जिसे कहते हैं, जबकि धारा 152 उपचारात्मक है, मतलब ये समस्या हो जाने के बाद उसे ठीक करती है। तो एक तरह से एक कानून है बचाव इलाज से बेहतर है वाला, और दूसरा है सीधे इलाज करने वाला। तो अगर हम इन सब को एक साथ देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। धारा 166 उपयोग के अधिकार के लिए है, धारा 164 कब्जे के लिए, धारा 165 इमरजेंसी के लिए, और धारा 152 सार्वजनिक जगहों से रुकावटें हटाने के लिए। हर कानून का अपना एक खास और जरूरी काम है। और जानते हैं इस कानून की सबसे खास बातों में से एक क्या है? इसका लचीलापन। सोचिए, कोई केस शुरू हुआ कब्जे के झगड़े के तौर पर, यानी धारा 164 के तहत, लेकिन सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट को लगता है कि अरे असली मुद्दा तो कब्जे का है ही नहीं, ये तो इस्तेमाल के हक का झगड़ा है। तो वो कार्रवाई को धारा 166 में बदल सकते हैं। ये उन्हें मामले की सच्चाई के हिसाब से काम करने की आज़ादी देता है। तो इन सब तकनीकी बातों का निचोड़ क्या है? आइए अब जरा बड़ी तस्वीर पर नजर डालते हैं कि आखिर ये कानून समाज के लिए करता क्या है। असल में धारा 166 एक सर्जिकल टूल की तरह है। इसका मकसद है कि जो साझा संसाधन हैं, जैसे कुआं या रास्ता, उन पर होने वाले छोटे मोटे झगड़ों को बड़ा बवाल बनने से पहले ही शांति से निपटा दिया जाए। ये समाज में अमन चैन बनाए रखने का एक बहुत ही कारगर जरिया है। और आखिर में एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। एक शांत समाज आखिर उन कानूनों पर कितना निर्भर करता है जो शायद रोज इस्तेमाल ही ना हो? वो कानून जो सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं ताकि उनकी कभी जरूरत ही ना पड़े? इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और जरूरी कानूनी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे जो सार्वजनिक व्यवस्था और शांति बनाए रखने में एक अहम रोल निभाती है। हम बात कर रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 167 की। तो एक सवाल दिमाग में आता है ना कि आखिर अधिकारी जमीन पर जाकर पब्लिक पीस को जो खतरा है उसकी जांच पड़ताल करते कैसे हैं? क्या इसका कोई तय तरीका है? यहीं पर एंट्री होती है एक खास टर्म की,
स्थानीय जांच, जिसे लोकल इंक्वायरी भी कहते हैं। और ये कोई ऐसी वैसी पूछताछ नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर ऑफिशियल फैक्ट फाइंडिंग मिशन है। तो कानून क्या कहता है? कानून के हिसाब से ये स्थानीय जांच एक फॉर्मल प्रोसेस है। इसे तब शुरू किया जाता है जब सेक्शन 164, 165 या 166 वाले मामलों में, मतलब मौके पर जाकर एकदम सटीक जानकारी जुटाना बहुत जरूरी हो जाता है। और देखिए, इस औपचारिकता का फायदा ये है कि ये किसी भी तरह की मनमानी कार्रवाई को रोकती है और ये पक्का करती है कि जो भी फैसले लिए जाएं वो सिर्फ दावों पर नहीं बल्कि असली तथ्यों पर आधारित हों। ठीक है, तो ये फैक्ट फाइंडिंग मिशन होगा, ये तो समझ आ गया। पर सवाल ये है कि इसे शुरू कौन करता है, इसका चार्ज किसके पास होता है? चलिए इसकी पूरी चेन ऑफ कमांड को समझते हैं। ये पूरा प्रोसेस आप देखेंगे बड़ा ही सिस्टमैटिक है। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ भाई, जांच की जरूरत है। फिर वो अपने अंडर काम करने वाले किसी मजिस्ट्रेट को ये जिम्मेदारी सौंपते हैं। और सबसे जरूरी बात, उस मजिस्ट्रेट को बाकायदा लिखित में क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं ताकि जांच बिल्कुल सही ट्रैक पर रहे। अच्छा, तो जांच हो गई, रिपोर्ट बन गई, क्या काम यहीं खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में इस रिपोर्ट की कानूनी हैसियत बहुत बड़ी होती है। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए, ये बहुत जरूरी है। कानून साफ कहता है कि जांच करने वाले अधिकारी की रिपोर्ट को केस में साक्ष्य के रूप में पढ़ा जा सकता है। ये लाइन भले ही छोटी सी लगे, लेकिन इसकी लीगल पावर जबरदस्त है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि जो भी फाइंडिंग्स हैं वो सिर्फ कोरे कागज पर लिखे नोट्स नहीं हैं। नहीं, वो एक लीगल प्रोसेस से गुजरकर सबूत यानी एविडेंस का दर्जा पा लेते हैं और उन्हें बाकायदा कोर्ट में एक ऑफिशियल सबूत की तरह पेश किया जा सकता है, जो केस के नतीजे पर सीधा सीधा असर डाल सकता है। चलिए अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पर आते हैं जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। भाई, इस पूरी कानूनी कार्रवाई का जो खर्चा पानी है वो कौन उठाता है? ये टेबल देखिए, इससे सब कुछ साफ हो जाएगा। मजिस्ट्रेट के पास ये पावर होती है कि वो केस में शामिल किसी भी पार्टी को खर्चा देने का ऑर्डर दे सकते हैं। और इस खर्चे में क्या क्या शामिल है? जांच के जरूरी खर्चे, गवाहों पर हुआ खर्च और यहां तक कि वकील की जो रीजनेबल फीस होती है वो भी। और ये पेमेंट पूरा भी हो सकता है, कुछ हिस्से में भी, या फिर एक अनुपात में भी बांटा जा सकता है। तो हमने इस पूरे प्रोसेस के हर पहलू को देख लिया है। अब सवाल ये है कि आखिर इतनी डिटेल्ड प्रक्रिया बनाई ही क्यों गई है? इसका असली मकसद क्या है? ये पब्लिक ऑर्डर और फेयरनेस के लिए इतनी जरूरी क्यों है? अगर इसे शॉर्ट में समझें तो सेक्शन 167 की ये प्रक्रिया कई वजहों से बहुत अहम है। पहली बात, ये पक्का करती है कि फैसले सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि जमीनी हकीकत और वेरीफाइड फैक्ट्स पर लिए जाएं। दूसरा, ये विवादों की जांच के लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड तरीका देती है। तीसरा, खर्चों को लेकर एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाती है। और सबसे बड़ी बात, ये एविडेंस बेस्ड जस्टिस यानी सबूत पर आधारित न्याय के उसूल को मजबूत करती है, जो किसी भी अच्छी डेमोक्रेसी की रीढ़ होती है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, जरा सोचिए कि फैक्ट्स पता लगाने की एक इतनी साफ सुथरी और निष्पक्ष प्रक्रिया कैसे एक ही वक्त में पब्लिक ऑर्डर भी बनाए रखती है और एक इंसान के अधिकारों की भी रक्षा करती है। ये जो एक नाजुक सा बैलेंस है वो कैसे बनता है, इस पर जरूर सोचिएगा।